बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू प्रीमियम वर्चुअल लर्निंग। आज हम अपना पार्ट 301 की मिड टर्म की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं। ठीक है, मैं स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को ऐसे समझाऊंगी जैसे कि कोई स्टोरी है। तो स्टोरी जो है हमें कभी नहीं भूलती। जैसे बचपन में हमारी नानियां हमें सुनाती थी, तो वो चीज़ हमारे दिमाग में अभी तक फिट है क्योंकि हमने स्टोरी की तरह सुना होता है। तो मैं आप लोगों को स्टोरी की तरह समझाऊंगी। तो चलते हैं हम अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ, आइडियोलॉजी। ठीक है, आइडियोलॉजी क्या होता है? नाम से ही जाहिर है कि आइडिया है। कंट्री के लोगों का आइडिया, हर बंदे का डिफरेंट आइडिया होता है ना। तो अब ये चीज़ आप लोग दिमाग में रखिए कि आइडिया बनाना है तरक्की के लिए कंट्री की। पहले क्या था, अब क्या है और आगे क्या हो सकता है। ठीक है, हर दौर में नए लोग आते हैं, नए नए आइडियाज लेकर आते हैं फ्यूचर बदल के लिए मतलब तरक्की के लिए। ठीक है, तो आइडियोलॉजी में यही चीज आती है कि क्या चीज हम इंप्लीमेंट करें कि हम अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से चला सकें, कौन से रूल्स बना सकें जिसकी वजह से हमारी जिंदगी बेहतर हो सके। तो आइडियोलॉजी आपको नाम से ही समझ आ जाए कि मुल्क के आइडियाज, मुल्क में रहने वाले लोगों के डिफरेंट आइडियाज जिसकी वजह से मुल्क तरक्की। अब आइडिया तो हम बना लेते हैं लेकिन उसको रियल भी तो शो करना होता है ना। तो उसको रियल शो करने के लिए जो है आइडिया इंपॉर्टेंट होता है। अब कोई चीज बनाने के लिए आपके पास पहले उसका आइडिया होगा ना। आइडिया होगा तो वो चीज बनेगी, इंप्लीमेंट होगी और फिर दुनिया को दिखाएं कि इस आइडिया की वजह से ये चीज अच्छी हो सकती है। अगर आइडिया के रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आएंगे तो वो आइडिया नहीं एक्सेप्ट होगा। तो आइडियोलॉजी में यही चीज आती है कि क्या चीज सही है, क्या गलत है, कौन से स्टेप जो है हमें लेने चाहिए तरक्की के लिए, कौन से स्टेप जो है सही नहीं होंगे। ये सारी चीजें आइडिया में आती है एक मुल्क की, कंट्री के आइडियाज डेवलपमेंट के लिए। अब कंट्री तो आइडिया नहीं करेगी ना, कंट्री में रहने वाले लोगों का ही आइडिया होगा ना। तो आइडिया तो आम इंसान से कोई लेता नहीं है। ठीक है, तो ये जो बड़े बड़े ब्रिगेडियर और जो है प्राइम मिनिस्टर, ये सारे जो बड़ी बड़ी पोजीशन पर हैं, ये मिलकर बैठते हैं, पार्टी बनते हैं, असम्बलीज होती है इनकी, नेशनल असम्बली और इस तरह की कॉन्स्टिट्यूशन असम्बलीज बनती है जिसमें बैठ के ये डिफरेंट आइडियाज अपने प्रेजेंट करते हैं, जिसकी बेस पर जो है न्यू लॉ बनते हैं, तरक्कियां होती हैं, डैम्स बनते हैं, रोड बनते हैं, ये सारी चीजें न्यू आती है गवर्नमेंट, तो वो अच्छे अच्छे काम करती है ना। तो ये सब आइडिया की बेस पे ही बनता है। ठीक है, तो आइडियोलॉजी में ये सारी चीजें। नेक्स्ट हम आते हैं आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। अब अपने पाकिस्तान की आइडियोलॉजी के बारे में हम देखते हैं कि क्या होता है। अब जब पाकिस्तान बन गया तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक असम्बली चाहिए जो कि आइडियाज चलाए, क्योंकि हर बंदे के तो आइडियाज नहीं ले सकते ना। तो असम्बली बनानी चाहिए। तो असम्बली बनाने के लिए कायदे आजम इलामा इकबाल जैसे जो बड़े बड़े ये हैं, इन्होंने बहुत मेहनत की जिसकी वजह से ना मार्च 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली जो है बन गई, ऑफिशियली बन गई। पहले तो एक रफ सी जो होती है ना, इंटरिम लॉ बनते हैं, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली बनती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली बन गई जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की वजह से बनी। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है हमारा फाइनल टर्म का कोर्स में आएगा, तो उसमें वो मैं डिटेल से आपको समझाऊंगी। अभी बस यहाँ तक समझ लें कि पाकिस्तान बन गया, तो अब बनने के बाद आइडियाज लोगों से तो नहीं ले सकते, तो उसके लिए एक असम्बली चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली चाहिए। तो फिर जो बड़े बड़े ये हैं कायदे आजम इलामा इकबाल और जो सर सैयद अहमद खान, इस तरह के जो बड़े बड़े हैं, इन्होंने मिलकर कोशिशें की जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली बनी। अब वहां पर जो है लिमिटेड लोग होते हैं जो कि आइडिया मुल्क के जो है लोगों के आइडियाज जो है रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली की क्यों जरूरत पड़ी, पहले आइडियोलॉजी पाकिस्तान में, तो पहले हम हिस्ट्री थोड़ी सी डिफाइन करेंगे कि क्या था। जब पाकिस्तान नहीं था तो ना कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली थी मुसलमानों की, ना मुसलमानों के राइट्स उनको मिल रहे थे, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली थी इंडिया में, मतलब सब कॉन्टिनेंट में, तो वहां तो ज्यादा हिंदू डोमिनेंट थे ना, वहां की पॉपुलेशन भी ज्यादा हिंदू थी। तो उनके जो है उनकी आवाज, हिंदुओं की आवाज वो उनकी असम्बली में। कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली क्या होती है, जिसमें मुल्क के बड़े बड़े लोग होते हैं और वो लोगों की आवाज आगे जो है बताते हैं, उनके बताते हैं, इश्यूज बताते हैं, ये चीजें बताते हैं कि जिसकी वजह से मुल्क में काम हो। तो वो तो हिंदुओं की असम्बली थी, हिंदुओं के आइडियाज जा रहे थे आगे। तो इस वजह से मुसलमान बिल्कुल डिग्रेड हो रहे थे, जिसकी वजह से मुसलमानों के दिमाग में यह आया कि हमें सेपरेट मुल्क चाहिए, हमारे राइट्स हमें नहीं मिल रहे, तो हमें डिफरेंट इस रहकर यहाँ पर इंडिया में रह के तो हमें राइट कभी नहीं मिलेंगे, तो हमें सेपरेट मुल्क चाहिए जिसमें हम अपने, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली हो, हमारी आवाज लोगों की आवाज जो है हुकूमत तक जाए, जिसकी वजह से हुकूमत हमारे लिए कुछ बेहतर करे। ठीक है, अब मुसलमानों की जो आइडेंटिटी थी वो सिर्फ रहन सहन पर नहीं थी कि मतलब वो रह रहे थे, वो उनकी लैंग्वेज, ये सारी चीजें, मतलब लैंग्वेज जो उनके जो होते हैं एथिक्स होते हैं, उनकी जो कपड़े, रस्म रिवाज, इन पर नहीं था कि वो कह रहे थे कि ये नहीं पूरे होते, ये चीजें पूरी हो रही थी। उनकी जो होली एक होते हैं ना फेथ, इस्लाम का जो चीज थी वो नहीं पूरी हो रही थी। मतलब हमें इस्लाम के हिसाब से मस्जिदों में नमाज पढ़ने नहीं देते थे, ये चीजें इफेक्ट हो रही थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान बना, जहां पर लोग अपने इस्लाम के तरीके पे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते के हिसाब पे अपनी जिंदगी गुजारे। इस वजह से जो है पाकिस्तान बना। फिर उसमें न्यू कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली बनी जहां पर फिर मुसलमानों की आवाज जो है आगे हुकूमत तक जाती थी, फिर उसके हिसाब पे काम होते थे। तो ये पाकिस्तान की आइडियोलॉजी है। थोड़ी हिस्ट्री बताएंगे और उसके बाद उसके आइडिया बताएंगे कि मुसलमान किस चीज वजह वजह से जो है पाकिस्तान जाते थे, इस्लाम की वजह से, कि इस्लाम के बेस के ऊपर उनकी जिंदगी चले, उसके हिसाब पे आइडिया बने, उसके हिसाब पे रूल रेगुलेशंस बने। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं एवोल्यूशन ऑफ टू नेशन थ्योरी। अब आइडिया टू नेशन क्या कैसे आया। पाकिस्तान जो है ना, आइडिया नहीं है कि मतलब कि एक आइडिया है, आइडिया का रिजल्ट है। ठीक है, बहुत सारे मुसलमानों के आइडियाज ने मिलकर पाकिस्तान को डेवलप किया कि पाकिस्तान होना चाहिए। पाकिस्तान का मतलब क्या है कि सेपरेट मुल्क हो जिसमें हम अपने इस्लाम के तरीके पे जिंदगी गुजार सके। अब हिंदुस्तान में जब पहला मुसलमान हुआ, अरब से जो ट्रेड्स आते हैं, अरब के जो तिजारत करके आए हिंदुस्तान में, सब कॉन्टिनेंट में, तो उन्होंने इस्लाम फैलाया। ये तो हिजरत करना, इस्लाम को फैलाना, ये तो बहुत अरसे पुराने का काम चल रहा है। लेकिन जब इस्लाम सब कॉन्टिनेंट में आना शुरू हुआ, मोहम्मद बिन कासिम और मोहम्मद गजना, इस तरह के बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने मेहनत की इस्लाम को फैलाने के लिए, और बहुत से लोग मुसलमान हो गए। तो जो पूरी कम्युनिटी मुसलमानों की बन गई, उनको फिर हिंदुओं से अपने आप को हिंदुओं से चिढ़ आती थी। मतलब उनके तरीके, पत्थरों को पूजना, आग को पूजना, कोई गाय को पूज रहा है, इस तरह की चीज़ों से वो होते थे कि ये गलत है, और उनको समझाते भी होंगे, बोलते मुसलमान भी हो जाते। लेकिन एक तो ये भी चीज़ थी, दूसरी के हिंदुओं में बहुत सारी कम्युनिटी है, हाई ग्रेड की, ये शूदर और पता नहीं कैसे कैसे नाम है, जिसमें बहुत डिग्रेड किया जाता था, उनको राइट्स नहीं मिलते थे। तो ये मुसलमानों में तो नहीं था, मुसलमानों में तो इक्वालिटी थी, हर कोई बराबर है, मुसलमान अल्लाह की नज़र में, एक दूसरे की नज़र में मुसलमान आपस में भाई भाई है, ये सारी बातें। तो वो इस वजह से इनको फील हुआ कि नहीं, हमें सेपरेट मुल्क चाहिए जिसमें हम अपने होली हिसाब पे, होली कुरान के हिसाब पे ज़िंदगी गुज़ारें, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे चलें। तो जिसकी वजह से ये टू नेशन थ्योरी का आइडिया आया। अब इसमें एक और बात ये भी आती है
कि जब ब्रिटिश की हुकूमत थी तो मुसलमानों ने बहुत डिफिकल्टीज फेस की। ये आगे आएगा, ये पूरा टॉपिक है कि जब ब्रिटिश से जान छुड़ानी होती थी तो हिंदू जो है जंग में मुसलमानों को आगे ले आते थे कि मुसलमानों ने जंग की है, जिसकी वजह से ब्रिटिश वाले जो थे मुसलमानों पर जुल्म करते थे। तो उस टाइम बहुत ज़्यादा मुसलमानों ने डिफिकल्टीज फेस की, तो उसमें सर सैयद अहमद खान ने बहुत मेजर रोल प्ले किया। सबसे पहले तो उन्होंने मुसलमानों की एजुकेशन पर बहुत तवज्जो दी। उन्होंने स्कूल कॉलेजेस बनाए कि मुसलमान भी एजुकेशन में आगे हुए, पीछे ना रह जाए। इसके अलावा जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी 1885 में, इंडियन की जो है पार्टी बनी, ठीक है, ब्रिटिश को जो है वो करने के लिए इंडिया इंडिया के जो हिंदू हैं ना उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। इसके अलावा 1885 में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी, इंडिया की पार्टी, ब्रिटिश के जो है ना ब्रिटिश को अपोज करने के लिए। तो सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को मना कर दिया कि आप में से कोई भी जो है कोई भी मुसलमान लीडर जो है उसको ज्वाइन ना करे, क्योंकि फिर वो साजिशें करते हैं ना हिंदू, और फिर मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगा देते हैं। तो उन्होंने उसको उनको रोका कि आप लोगों ने नहीं ज्वाइन करना, और इस वजह से मुसलमानों का सेपरेट जो है आइडेंटिटी शो करने के लिए अपनी रिप्रेजेंटेशन बनाई, अपनी पार्टी बनाई, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 में। ठीक है, टू नेशन थ्योरी क्यों बनाई गई कि मुसलमान चाहते थे कि इंडिया में ही रहकर हमारी नेशन को सेपरेटली तरीके से इम्पोर्टेंस दी जाए, हमारी हिस्ट्री कल्चर सब चीज़ें जो अलग है हिंदू से उनको प्रॉपर सेफगार्ड दी जाए, प्रोटेक्शन दी जाए। लेकिन जब ये चीज़ें नहीं मानी गई, इंडिया में नहीं, हिंदुस्तान सॉरी सब कॉन्टिनेंट में नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने भी सेपरेट जो है कंट्री के लिए डिमांड की। नेक्स्ट टॉपिक आता है हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी। अब नाम से ज़ाहिर होता है कि लड़ाई होगी हिंदी और उर्दू के दरमियान लैंग्वेजेस पर। तो स्टार्ट हम इस तरह थोड़ा-सा कहते हैं कि जब 1855 की वॉर हुई थी, जंग हुई थी, उसके बाद जो है हिंदू जो है ना स्ट्रॉन्ग हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश की ज़रा सिम्पैथी ली और मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगाए कि इन्होंने जंग की शुरुआत की है। तो वो ज़रा स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन में हो गए। दूसरी तरफ मुसलमान जो थे वो अपने आप को हिंदुओं के साथ यूनाइट कर रहे थे, मतलब एक ही समझ रहे थे कि हम यूनिटी में रहें एक साथ। लेकिन इस पे फिर जब उनको भी पता लगने लगा कि ये हिंदुओं की साज़िश है, तो इस वज़ह से फिर हिंदू नेशनलिस्ट और जो मुसलमानों के जो थे नेशनलिस्ट, उन दोनों के दरमियान कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो गया। ठीक है? स्टार्ट में तो ये था ना, बड़ा क्या था, बिग कॉन्फ्लिक्ट इनके दरमियान में क्या था, लैंग्वेज का था कि उर्दू को इंपॉर्टेंस दे रहे थे मुसलमान और हिंदी को हिंदू दे रहे थे। हिंदू कह रहे थे कि हिंदी जो है लैंग्वेज हो इंस्टेड ऑफ उर्दू। ठीक है, जिसकी वजह से टेंशन मुल्क में क्रिएट हो गई, लड़ाई मतलब प्रोटेस्ट निकालते हैं तो लड़ाई भी होती है, फायरिंग होती है, और छोटे छोटे वो क्या कहते हैं ब्लास्ट वास्ट भी करते हैं कि जरा एक उबल सा मच जाए। ठीक है, तो इस 1867 में जो है ये प्रोटेस्ट हिंदुओं ने निकाला केस हिंदी की, मतलब कि जो है बनारस में निकाला कि हिंदी को जो है लैंग्वेज बनाई दी जाए, मेन लैंग्वेज का करार दी जाए। जिसकी वजह से फिर जो उनको पता चल गया मुसलमानों के, जी हमारी लैंग्वेज को भी इंपॉर्टेंट नहीं दी जा रही, हमारे राइट्स भी नहीं मिल रहे। तो इस वजह से फिर एक न्यू कंट्री टू नेशन थ्योरी भी आगाज़ में आई, और फिर न्यू पाकिस्तान बनाने के लिए भी जो है लोगों ने जद्दोजहद की। सर सैयद अहमद खान जो थे मुसलमानों के लीडर, उन्होंने ये प्रेडिक्ट कर लिया था कि ये बहुत बड़ा इशू है जो आगे जाके मसले खड़े करेगा, और भी इन दोनों की, हिंदू और मुसलमान की यूनिटी को कमज़ोर करने के लिए। हिंदुओं ने क्या किया, बहुत मेहनत की है कि उर्दू को जो है ऑफिशियल लैंग्वेज से हटा दिया जाए, और हिंदी को जो है ऑफिशियल मैटर, मतलब जितने भी ऑफिशियल मैटर से मुराद जो मुल्क की जो है तरक्की के लिए जो काम होते हैं, बड़े पॉलिटिक्स में होते हैं, और जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो बड़े-बड़े काम होते हैं, लेटर्स होते हैं जो इधर से उधर जाते हैं बाहर मुल्कों में, वो सारे बस हिंदी में हों, उर्दू को बिल्कुल हटा दें। ठीक है? एक तो ये चीज़ हो गई थी जिन्होंने मुसलमानों को बहुत ये फ़ील कराया कि वो हिंदुओं से सेपरेट है, जबकि मुसलमानों की तो यही सोच थी, मुसलमान हमेशा भाई-भाई की तरह ही रहते हैं, तो उनकी यही सोच थी कि ये हमारे भाई हैं, लेकिन जब ये स्टेप उन्होंने हिंदुओं ने लिया, तो उनको समझ आ गई कि जी ये अलग है हमसे, हमारे साथ नहीं है सेम। एट द सेम टाइम मुसलमान नेशनलिस्ट थे, उन्होंने प्रिंसिपल बनाया जो फॉलो करता था लॉ को, जिस लॉ में था कि हर बंदा जो है इक्वली ट्रीट होगा, मुसलमान है कि हिंदू है, उनको उनकी लैंग्वेज कल्चर को छोड़कर पीछे रख के उनको एक इंसान समझना है, उनको उनके राइट्स देने हैं, ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड थी। और इस प्रिंसिपल में ये जो प्रिंसिपल बनाया गया, ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, जिस कॉन्स्टिट्यूशन में वो चीज़ चली जाती है ना, जैसे एक मुसलमान की आवाज़ जाती है, वो लीडर उनका लेके जाता है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, तो वो आवाज़ उनकी लेके गई मुसलमानों के आगे तक कि जो है इसकी बेस पर हमें ये राइट्स सारे मिले। इन सिंपल वर्ड्स 1857 की जंग के बाद सब कुछ चेंज हो गया, ब्रिटिश जो है रूल में आ गए, और हिंदुओं को जो है ज़्यादा पावर मिल गई, मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराया गया जंग का, जिसकी वजह से हिंदुओं ने भी मुसलमान पर इल्ज़ाम लगा लिया, जबकि मुसलमान समझते थे कि हम आपस में भाई-भाई हैं, हम एक इक्वालिटी में रहेंगे, हमें सारे राइट्स मिलेंगे जैसे हिंदुओं को मिल रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। जिसकी मेन मेन जो इश्यू आर्गुमेंट था वो लैंग्वेज से स्टार्ट हुआ कि लैंग्वेज पे वो कहते थे कि नहीं उर्दू नहीं हो, हिंदी हो हमारी लैंग्वेज। इस वजह से मुसलमानों को भी फील हुआ कि हिंदू तो अपने आप को प्रमोट करें, हमें तो बिल्कुल एक तरह से खत्म ही कर दिया जाएगा। तो इस पे सारी जो है जंग स्टार्ट हुई, बात स्टार्ट हुई, और पाकिस्तान जो है वजूद में आया। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 है आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इन द लाइट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कायद-ए-आज़म एंड इलामा इकबाल। ठीक है, हम थोड़ा इंट्रोडक्शन देखते हैं कि इंट्रोडक्शन में हम थोड़ी सी हिस्ट्री बैकग्राउंड देखेंगे, और फिर देखेंगे कि कायद आज़म और इलामा इकबाल ने कैसे इनमें पाकिस्तान हासिल करने के लिए कोशिशें की। ठीक है, इंट्रोडक्शन हमारा क्या है, पाकिस्तान बनने से पहले मुसलमानों ने अपना दिमाग बना लिया था कि हम जो है एक नेशन है। नेशन किस हिसाब पे कि हम लोगों का एक सेपरेट सा ग्रुप है जो हिंदुओं से डिफरेंट है, जिसको अपने राइट्स चाहिए। उन्होंने अपने आप को प्रमोट किया, अपनी आइडेंटिटी को, कि हम मुसलमान हैं, हमारी भी एक रिप्रेजेंटेशन है, एक आइडेंटिटी है। सबसे पहले तो उन्होंने ये कोशिश की कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करें ब्रिटिश की जो है ब्रिटिश रूल से, जहाँ पर ब्रिटिश की हुकूमत थी और हिंदू भी उनसे कोई अच्छा बर्ताव नहीं करते थे। वो साजिश ये करते थे कि अपना काम मतलब दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के चलाने वाला, जिसकी वजह से मुसलमानों को ज़रूरत पड़ी एक अलग मुल्क की। इस्लाम ने इस चीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल दिया है। इस्लाम की ही वजह से वो अपने आप को हिंदुओं से डिफरेंट महसूस करते थे कि हम इनसे डिफरेंट हैं, हमें राइट्स चाहिए। ये जो है ना सारी एक चीज़ है, मतलब एक कहानी है कि हमारे साथ क्या होता था, हमारे ज़ुबान, हमारे मज़हब, हमारे रहन-सहन के तरीके, हर एक चीज़ में आपने ये सारा कुछ डाल देना है। ठीक है? क्योंकि वही बातें रिपीट हो रही हैं। कायद-ए-आज़म ने बहुत कोशिशें की, इलामा इकबाल ने भी इसमें किया, या अब हम आगे बढ़ेंगे कि उनकी क्या कोशिश है। तो ये भी एक-एक पॉइंट आप लोग दिमाग में रख लें, तो आप ओवरऑल जो है ना सारा कुछ एक ही उसमें डाल सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आपके पास 3-4 क्वेश्चन आएँ। एक ही क्वेश्चन आएगा इस टॉपिक से रिलेटेड, आइडियोलॉजी से रिलेटेड, या
है, पास्ट जो हिस्ट्री है, सब कॉन्टिनेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा तो आपके पास ये सारी बातें होंगी, आपने उसको लॉन्ग में डाल देना। अगर शॉर्ट होगा तो मुख्तसर करके लिखना है, ठीक है? नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट ऑफ मुस्लिम आइडेंटिटी, मतलब मुसलमानों की शनाख्त डेवलप कैसे हुई, इसमें कायद आज़म ने क्या रोल अदा किया। स्टार्ट किया कि मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, उन्होंने जो है मुसलमानों के लिए बहुत कोशिश की, लीडर थे पहले, ये तो बात हम सबको पता है, ठीक है? उन्होंने क्या किया, मुसलमानों की आवाज़ को आगे तक पहुँचाया कि मुसलमान क्या चाहते हैं, हम जो जितनी भी मुसलमान कम्युनिटी है, वो क्या चाहती है कि उनको राइट्स मिले। जब ब्रिटिश और हिंदू, मतलब जब वो अपने पहले तो हिंदू और ब्रिटिश को समझते नहीं थे मुसलमानों को, लेकिन जब मुसलमानों ने अपना बताया कि हमें हमारे राइट्स नहीं मिल रहे, हिंदुओं को हिंदुओं की मिल रहे हैं, ब्रिटिश को ब्रिटिश के मिल रहे हैं, और मुसलमान बीच में ऐसे ही पिस रहे हैं, तो कायद आज़म ने आवाज़ खड़ी की। पहले तो उनका कोई भी नहीं था, वो तो हिंदू की जो है कांग्रेस की पार्टी में थे, तो फिर उन्होंने आहिस्ता-आहिस्ता जो है अपनी पार्टी बनाई, मुस्लिम लीग में उन्होंने बनाया। स्टार्ट में उन्होंने क्या किया, पॉलिटिकल जर्नी जो स्टार्ट की वो 1906 में थी, जब वो और इंडियन नेशनल कांग्रेस में थी, मतलब हिंदुओं की जमात थी, मुसलमानों की कोई जमात ही नहीं थी। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता उन्होंने, जब उनको पता चला कि यहाँ पर रहते हुए कोई भी चीज़ नहीं हो रही सही, तो उन्होंने फिर 1913 में मुस्लिम लीग जॉइन की, जहाँ पर जो है मुसलमानों की कम्युनिटी थी, वो दोनों का पहले ऐसे होता था कि दोनों पे पार्ट ले सकते थे, हिंदू की भी पॉलिटिकल पार्टी में और मुसलमानों की भी, दोनों में। लेकिन जब गांधी और के साथ इस चीज़ पे इख्तिलाफात हुए कि वो पहले तो यही कायदे आज़म यही कहते थे कि मुसलमान यूनाइट होकर रहे, एक ही मुल्क में इत्तेफाक से रहे, लेकिन जब उनको पता चल रहा था कि यहाँ पर कुछ भी सही नहीं हो रहा, मुसलमान हिंदू कभी भी मुसलमान के भाई नहीं बन सकते, तो उन्होंने फिर जो है सेपरेट कंट्री के लिए जो है जद्दोजहद की, ठीक है? जब पाकिस्तान का तस्वुर नहीं था, कायदे आज़म यही कहते थे कि यूनाइट रहे मुस्लिम लीग, तो उन्होंने मुसलमानों की राइट पेश करने के लिए लखनऊ पैक्ट 1916 में साइन किया, जिसमें थोड़ी सी शर्तें थी कि मुसलमानों को भी सेपरेट इलेक्टर्स मिलेंगे, मतलब इलेक्शन में उनकी सीट होगी, और 1/3 सीट मिलेगी सेंट्रल लेजिस्लेशन, और प्रोटेक्ट मिनॉरिटीज़ जो होंगी ना, मतलब कम लोग, मेजॉरिटी ज़्यादा होती है, मिनॉरिटी कम, तो मुसलमान तो मिनॉरिटी में थे उस वक़्त, तो उनको जो है प्रोटेक्शन मिलेगी, ठीक है? तो जो है ये जो चीज़ है ना, ये नहीं एक्सेप्ट हुई तब। तो फिर नेहरू रिपोर्ट में ये जो सारे थे ना मुसलमानों की शर्तें, ये इग्नोर हुई। 1935 में जिन्ना ने लेजिस्लेटिव असेंबली जो थी, उसमें मुसलमानों को एक नेशन कह दिया था, क्योंकि अब एक नेशन, पूरी एक नेशन है मुसलमानों की। अब हिंदुस्तान में 2 नेशन है, एक हिंदुओं की नेशन और एक मुसलमानों की नेशन। उनकी जो है मुसलमानों की कॉम्बिनेशन, जो सारे कल्चर्स हैं, उनकी रिलीजन है, रेस, आर्ट, म्यूजिक, सारा कुछ जो है ये सेपरेट मिनॉरिटी में आता है, एक सेपरेट एंट्री इसको दी जाए। और 19 मार्च 1936 में बम्बई में उन्होंने कह दिया कि अब मुसलमान हिंदुओं के साथ एक अलग नेशन बन के उठेंगे। मतलब ये नहीं कहा जाएगा कि ये एक ही नेशन है, सब कॉन्टिनेंट में जो है ब्रिटिश है और जो है एक ये हिंदू मुसलमान है, इनको 2 नेशन कहा जाएगा, ठीक है? जिसकी वजह से ये बात उन्होंने रखी सामने कि हिंदुस्तान में 3 पार्टियाँ हैं, ब्रिटिश, इंडिया और मुसलमान, ठीक है? हिंदू और मुसलमान, इनको ये नहीं कहेंगे कि मुसलमान और हिंदू एक ही है। 9 में फिर जिन्ना ने कह दिया कि मुसलमान और हिंदू जो है 2 नेशन है, मतलब एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है ना, उसमें कह दिया कि मुसलमान और हिंदू 2 अलग नेशन है, और ये अपने-अपने नेशन के हिसाब से, अपने तरीकों के हिसाब से अपनी ज़िंदगी गुज़ारेंगे, ठीक है? उसके कुछ वर्ड्स हैं, हाइलाइट हुए हुए हैं, ये तो आते नहीं है पेपर में, बस आप ये उसके वर्ड्स याद कर लें, कभी समटाइम्स आते हैं, देखिए जिन्ना के कौन-से वर्ड है, तो आपने फिर इसको एज़ इट इज़ ही लिखना है। नेक्स्ट आता है स्पीच एंड स्टेटमेंट, जिन्ना की स्पीच एंड स्टेटमेंट जो है उसके बारे में, ये तो मैं आपको हेडिंग हाइलाइट कर रही हूँ, साथ-साथ अगर मैं ना करूँ ना, तो डायरेक्ट आपको स्टोरी की तरह मैं बता दूँ कि ये हुआ है। तो हेडिंग इसलिए कहती हूँ कि हर टॉपिक की हेडिंग इस तरह बनती है, ठीक है? इसलिए मैंने हेडिंग मेंशन साथ-साथ कर रही हूँ। ये अब थोड़ा-सा मुख्तसर हो गया, मतलब उसकी सारी जो स्पीच है ना, उसका मेन पर्पस क्या था? उसमें जो एक खुलासा होता है ना, वो ये स्पीच का, कि जिन्ना ने कहा कि इस्लाम जो है डायनामिक फोर्स है, एक ऐसा फोर्स जो मुसलमानों को सही और गलत की पहचान कराता है, कोई मुश्किल क्राइसिस हो उसमें हेल्प करता है उनकी, ठीक है? इंस्पिरेशन एंड गाइडेंस प्रोवाइडिंग एथिकल फाउंडेशन, मतलब कि उसको एक सही तरीके से गाइड करते हैं कि क्या चीज़ सही होगी, क्या हम हर चीज़ सुन्नत के हिसाब पे लेके चलते हैं ना, कि ये मसला था तो इसका क्या होगा? तो कुरान और सुन्नत और हदीस में हर चीज़ हमें सामने वाज़ेह हो जाती है। जिन्ना ने इस चीज़ के बारे में भी कहा कि इक्वालिटी हो, सारे सिटीज़न को फ्रीडम मिले, राइट्स मिले उनको, उनकी जितनी भी मिनॉरिटीज़ हैं ना स्टेट के अंदर, उन सबको फ्रीडम मिले। अब पाकिस्तान के अंदर मुसलमानों की भी तो टाइप्स है ना, कोई शिया है, कोई सुन्नी है, कोई और कौन-कौन से फ़िरके हैं, ये सारे। तो जितनी भी मिनॉरिटीज़ हैं, अलग-अलग जो ग्रुप्स हैं, उन सबको फ्रीडम मिले, ठीक है? अब नेक्स्ट आता है इलामा इकबाल, विज़न ऑफ सेपरेट मुस्लिम स्टेट। अब इलामा इकबाल का क्या है? अब तक तो हम कायदे-आज़म का सारा पढ़ चुके हैं, कि कायदे-आज़म पहले दोनों को कहते थे कि यूनाइट होके रहें, उसके बाद जो है उन्होंने कांग्रेस जॉइन की, पॉलिटिकल जो उनका एरा था स्टार्ट हुआ, फिर उनके बाद उन्होंने मुस्लिम लीग को जॉइन किया। वो सारी जो चीज़ें हैं, उसके बाद उनको पता चल गया कि नहीं, मुसलमान यूनाइट होके नहीं रह सकते, 2 नेशन होगी, एक ही मुल्क में अगर है तो 2 अलग-अलग नेशन होंगी इनकी। उसके बाद जो है सेपरेट कंट्री के लिए उन्होंने जद्दोजहद की। इसी दौरान इलामा इकबाल भी कोशिशें कर रहे थे, तो अब हम उनका देखते हैं कि उनकी क्या कोशिशें थी। इलामा इकबाल जैसे बंदे जो हैं हिस्ट्री में कहीं भी जाकर पैदा होते हैं, एक हज़ारों में कोई एक होता है ऐसा, ठीक है? जिन्होंने बहुत कोशिशें की, उन्होंने इस्लाम की इंपॉर्टेंस को बताया, मुसलमानों के लिए बताया कि क्या है इस्लाम हमारे लिए। उनकी जो फर्स्ट स्पीच थी वो 1899 में थी लाहौर में, जिसमें उन्होंने पोएम प्रेज़ेंट की थी, नाइल ये तम कहते हैं उसको। स्टार्ट में जो है इलामा इकबाल नेशनलिस्ट थे, उन्होंने जो है पोएम लिखी थी तराने हिंद, जैसे ये तराना है ना हिंद, का इलामा इकबाल ने लिखा था, क्योंकि वो उस वक़्त के हिसाब पे चल रहे थे। उन्होंने जो है स्टडी किया था यूरोप से, बाहर मुल्क से, उनको पता थी कमज़ोरियाँ, वेस्टर्न कल्चर जो थी ना उनकी कमज़ोरियाँ उनको पता थी कि क्या होता है, और वो बिल्कुल खिलाफ थे इस चीज़ के क्रिटिसाइज़ करते थे। एक कैपिटलिज़्म क्या होता है, जिसमें जो पूरा सिस्टम होता है ना, मनी, पैसे और बिज़नेस को जो है इंपॉर्टेंस देता है, कि मतलब पैसा ही सब कुछ है, कारोबार है, और अपने जो है और उस चीज़ को देखते हैं कि पैसे के लिए हमें करना चाहिए सब कुछ। अपना इस्लामी स्पिरिचुअल जो है उस पे फ़ोकस कोई नहीं होता कि रिलीजन क्या है, हमें किस हिसाब पे चलना चाहिए, तो इस चीज़ के खिलाफ थे कि हम रिलीजन को भी फ़ोकस करें, उसको भी इंपॉर्टेंस दें। ये नहीं कि सिर्फ़ हम पैसा ही बनाएँ और उसी चीज़ में लगे रहें, ठीक है? तो उस चीज़ पर इन्होंने इस्लाम को इंपॉर्टेंस बताई, इस्लाम की इंपॉर्टेंस बताई। अच्छा, अब ये कुछ पॉइंट्स हैं जिस पर इकबाल ने फ़ोकस किया, कंडीशन बताई कि हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं, उनके लिए इस्लाम क्या इंपॉर्टेंस रखता है, मतलब इस्लाम क्या उनके लिए करता है। तो फर्स्ट पॉइंट है इस्लाम कैन एनस्लेवेज द मुस्लिम। इसका मतलब ये है कि इस्लाम ने जो है मुसलमानों की हर हर
टाइम में हेल्प की। हार्ड जितनी भी प्रॉब्लम्स आई फेस करने में, उसमें इस्लाम ने उनकी इस्लाह की। ठीक है? सेकंड भी यही आता है, इस्लाम इज़ ऑलवेज़ सेफ मुस्लिम, यही बात आती है। आप लोग ज़रा घुमा फिरा के पॉइंट ज़्यादा कर सकते हैं, अगर लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं 5 पॉइंट्स के होते हैं, तो हेडिंग्स चेंज करके बनाते हैं। सेकंड पॉइंट में भी यही बात है कि इस्लाम जो है मुसलमानों को बचाता है हर मुश्किल चीज़ से, और मुसलमान कम्युनिटी को हमेशा फ़ायदा ही पहुँचाया इस्लाम ने। थर्ड पॉइंट आता है, इस्लाम इज़ अ लिविंग एंड डायनामिक आइडियोलॉजी दैट कैन मीट मॉडर्न चैलेंजेस। मतलब इस्लाम में जो है एक ऐसी डायनामिक पावर है जो कि हर चैलेंज को फेस कर देती है, और जितने भी पास में जो जितने भी प्रॉब्लम्स आए, उसमें हमेशा इस्लाम ने मदद की है लोगों की। कभी भी वो फँसा नहीं है किसी भी प्रॉब्लम में, और आगे भी तरक्की कर रहा है, जितना भी टाइम आ रहा है आगे भी हेल्पफुल हो रहा है इस्लाम। इस्लाम कैन हेल्प मुस्लिम ओवरकम इंटरनल डिस्कॉर्ड एंड एक्सटर्नल चैलेंजेस। मतलब जब भी कोई मुस्लिम प्रॉब्लम आती है, या तो मुल्क के अंदर या तो बाहर, तो सारे मुसलमान इकट्ठे हो जाते हैं। इस्लाम क्या करता है, सबको इकट्ठा कर देता है। किसी भी कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जिस पर सब मुसलमानों को मसला हो एक साथ ही, तो वो सब मुसलमान इकट्ठे हो जाते हैं, अब उस चीज़ के लिए मिलकर मुकाबला करते हैं। लास्ट पॉइंट है, उसमें यही कहते हैं कि इत्तेहाद की वजह से मुसलमान जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं इस्लामिक रूल के अंदर, वो उसके आंसर फाइंड कर लेते हैं। ठीक है? इन सिंपल टर्म, इस्लाम एक ऐसी चीज़ है जिसने हमेशा मुसलमानों की हेल्प किया है, हर चीज़ में उनको गाइड किया है। ठीक है? उनकी जो अंदरूनी ज़िंदगी है, मतलब आपस के ताल्लुकात हैं, उसमें चैलेंजेस जो आते हैं, और जो वर्ल्ड वाइड चैलेंजेस आते हैं, उसमें उनकी हमेशा इस्लाह की है। जो नंबर 3 है, इसमें हम अलीगढ़ के बारे में पढ़ेंगे, अलीगढ़ मूवमेंट। ठीक है? अलीगढ़ मूवमेंट से आप लोगों के दिमाग में ये चीज़ क्लिक कर जाए कि सर सैयद अहमद खान की हम कोशिश, और उन्होंने क्या-क्या काम किए मुसलमानों के लिए, वो सब पढ़ेंगे। ठीक है? स्टार्ट कैसे होता है, अलीगढ़ मूवमेंट कैसे आया, सब कुछ। तो जब वॉर हुई ना 1857, सबसे पहली वॉर याद रखना क्या थी, 1857। डेट्स जब आप लिखेंगे ना, तो सबसे पहली डेट यही आएगी हमारे पास। 1857 में जब मुसलमान और हिंदू दोनों मिलके जंग की ब्रिटिश के खिलाफ, क्योंकि हिंदुओं का जो सॉरी सब कॉन्टिनेंट में थे ना, ब्रिटिश जो है वो रूल में आ गए थे, और उन्होंने मुसलमानों और हिंदू ने मिलके जो है लड़ाई लड़ी उनसे, मतलब जान छुड़वाने के लिए। तो हिंदुओं ने क्या किया, सारा मलबा मुसलमानों पे डाल दिया कि मुसलमानों ने जंग लड़ी, जिसकी वजह से जो ब्रिटिश थे वो भी यही समझते थे कि ये सारी कसूरवार मुसलमान है, और उन्होंने फिर उसको बहुत सजाएं दी, उनको बहुत पनिशमेंट दी ब्रिटिश ने। यहाँ तक कि इस वजह से भी वो ज़्यादा समझ रहे थे मुसलमानों को कि उनकी गलती है, क्योंकि पहले भी ब्रिटिश रूल खत्म कर किसने किया था, मुसलमानों ने खत्म किया था, और मुसलमानों की हुकूमत थी, जो मुगल पावर थे ना, मुगल रूल वो था। तो इस वजह से उनको पता था कि ये मुसलमान ही कर सकते हैं हमें हमें हराने के लिए। ये वॉर जो थी मुसलमानों के लिए बहुत ही, मतलब एक तरह से उनको बिल्कुल ही डाउन कर दिया था ब्रिटिश ने, अपने अपना कंट्रोल ले लिया था हर चीज़ पर, और वो मुसलमानों को बिल्कुल एक तरह से जीरो कर दिया था। तो फिर सर सैयद अहमद खान ने कोशिश ये की अपनी, जो है मुसलमानों में एजुकेशन बढ़ाई, क्योंकि ब्रिटिश रूल था तो सारी इंग्लिश हो गई, सब कुछ इंग्लिश हो गई, हिंदी भी गई, उर्दू भी गया, सब कुछ बाहर में, और मुसलमान जो ब्रिटिश जो है वो अपनी हुकूमत लेके चलने लगे। तो फिर सर सैयद अहमद खान ने मॉडर्न एजुकेशन को कहा, सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों की आवाज़ बने, और ब्रिटिश लोगों को कहा, ब्रिटिश की जो गवर्नमेंट थी, मतलब बड़े बड़े वो थी, क्या कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर, और जो इस तरह के बड़े बड़े होते हैं ना, उनको बताया कि ये सिर्फ मुसलमान कसूरवार नहीं है, हिंदुओं के भी इसमें शामिल थे, वो भी जान छुड़वाना चाहते थे, मतलब सारा कुछ कसूरवार मुसलमान नहीं है इस चीज़ के। तो उस वजह से जो है मुसलमान और ब्रिटिश के ताल्लुकात थोड़े से बेहतर हुए सर सैयद अहमद खान की कोशिशों की वजह से। हम एजुकेशन देखते हैं कि एजुकेशन में उन्होंने क्या किया। ब्रिटिश की जब हुकूमत आ गई, तो उन्होंने, मैंने जैसे आपको बताया कि लैंग्वेजेस में जो है उर्दू भी गई, हिंदी भी गई, ब्रिटिश ने अपनी इंग्लिश को हर चीज़ में आगे कर दिया। इंग्लिश जो थी मेन लैंग्वेज बन गई थी, हर चीज़ इंग्लिश में हो गई। अरबिक, पर्शियन, ये जितनी जो मुसलमानों की, मतलब अरब साइड की जो लैंग्वेजेस थी ना, उर्दू, हिंदी, ये सारी जो है हट हट गई एजुकेशन सिस्टम से भी और ऑफिशियल सिस्टम से भी। तो उसको मुसलमानों को सर सैयद अहमद खान ने बताया कि इंग्लिश सीखना ज़रूरी है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ब्रिटिश बहुत आगे थे, तो अगर मुसलमान इस चीज़ में ना आगे बढ़ते, ना सीखते, तो वो पीछे रह जाते। उन्होंने कहा कि मॉडर्न जो एजुकेशन है वो ज़रूरी है, हमें आज के दौर में उनके साथ बराबरी करने के लिए। हम उनसे बहुत पीछे हैं इसी वजह से, क्योंकि हम लोगों को इंग्लिश की जो ये सारी है, हमने उस टाइम भी बहुत सारे मुसलमान जो थे जिन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया था, और जिन्होंने किया था वो तरक्की कर गए, वो ब्रिटिश के शाना बशाना होकर चले, लेकिन जिन्होंने नहीं किया वो आज भी अपने आप को देखते हैं कि हम पीछे हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है? तो सर सैयद अहमद खान ने इस चीज़ पर बहुत फोकस किया एजुकेशन सिस्टम पर, और जो है मॉडर्न एजुकेशन के लिए स्कूल बनाए, कॉलेजेस बनाए। हम अभी सारे स्कूल और कॉलेजेस की लिस्ट देखेंगे कौन कौन सी जगह पे उन्होंने जो है स्कूल बनाए। अच्छा, सर सैयद का मेन गोल क्या था कि मुसलमान और हिंदू ब्रिटिश के दरमियान जो टेंशन क्रिएट हुई है ना, मतलब गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश की हो गई। ठीक है? तो अब गवर्नमेंट में बड़े बड़े जो होते हैं, वो चाहते थे सर सैयद अहमद खान के मुसलमान इस पोजीशन पर आए। तो वो कब आ सकते थे, जब ब्रिटिश के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे होते, एजुकेशन में वो आगे बढ़ते। तो इस वजह से मुसलमानों की एजुकेशन पर बहुत जोर दिया, और उन्होंने मतलब ब्रिटिश के साथ ताल्लुकात भी बेहतर करने में बहुत काम किए। इनके 3 पॉइंट्स हैं कुछ यहाँ पर, की पॉइंट्स के क्या-क्या उन्होंने किया। ठीक है? क्रिएट अंडरस्टैंडिंग बिटवीन मुस्लिम एंड ब्रिटिश, मतलब उनके दरमियान अंडरस्टैंडिंग पैदा की। मुसलमानों को वेस्टर्न एजुकेशन की तरफ बताया कि वेस्टर्न एजुकेशन कितनी ज़रूरी है, हमें साइंस और टेक्नोलॉजी के लिहाज से, तरक्की के लिहाज से। ठीक है? और उन्होंने मुसलमानों को इस बात पे कन्विंस किया कि आप लोग प्रोटेस्ट निकालने की बजाय रिस्पेक्ट करें अथॉरिटी को, लॉ को, जितने भी है वेलफेयर, उनको रिस्पेक्ट करें और उनको समझने की कोशिश करें, इसके बजाय कि आप प्रोटेस्ट करें, जुलूस निकालें। ठीक है? आगे आता है, सर सैयद अहमद खान की कोशिशों में और लोगों ने भी उनकी हेल्प की, मतलब जितने भी मुसलमान थे, बाकी लोग थे, उन्होंने भी कोशिश की। इसमें बड़े-बड़े नाम आते हैं, नवाब मुहसिन मल्क, इस तरह के जो बड़े-बड़े लोग थे, उन्होंने बहुत कोशिशें की एजुकेशन को बढ़ाने के लिए। सर सैयद अहमद खान ने सबसे पहले जो स्कूल बनाया, उसका नाम था एंग्लो ओरिएंट स्कूल, ठीक है, अलीगढ़ में जो बना था, जो कि बाद में यूनिवर्सिटी बन गया था। और एक मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस से नाम याद रखें कि ऐसी कॉन्फ्रेंस जहाँ पर एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी इश्यूज थे वो रिजॉल्व होते थे। ठीक है? डिस्कस होते थे। यहाँ पर कॉन्फ्रेंस है ना, तो कॉन्फ्रेंस आपको ये समझ आए, और अगर स्कूल होगा या कॉलेज होगा तो वो स्कूल कॉलेज होगा। ठीक है? जब ब्रिटिश हुकूमत में आ गई, तो उस वक्त सब कॉन्टिनेंट में हिंदू की जो कॉन्फ्रेंस थी, उसका नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो मुसलमानों को सर सैयद अहमद खान ने मना किया कि इस कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन ना करें, क्योंकि पता है उनको कि सारे काम हिंदू कर लेते हैं और फिर मुसलमानों पर डाल देते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं कि आप लोग ज्वाइन करें, और जिसकी वजह से फिर मुसलमानों ने अपनी एक कमेटी बनाई, अपनी कॉन्फ्रेंस बनाई ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के नाम से। ठीक है?
ओवरऑल सर सैयद अहमद खान ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया मुसलमानों की एजुकेशन में। उन्होंने जो है मुसलमानों की जो क्या कहते हैं स्टेटस था ना, सोसाइटी स्टेटस, उसको इंप्रूव किया एजुकेशन के ज़रिए, ठीक है? जो नंबर 4 है, ठीक है? सर सैयद अहमद खान की हम कंट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। उन्होंने क्या-क्या काम किए। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ लिया था कि उन्होंने कैसे जंग के बाद मुसलमानों के एजुकेशन के लिए जो है आवाज़ उठाई, मुसलमानों की तरक्की के लिए एजुकेशन को उन्होंने बढ़ाया, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस बनाए, स्कूल बनाए और ब्रिटिश के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिशें की। अब थोड़ा हम उनकी कंट्रीब्यूशन में पढ़ेंगे। स्टार्ट हम ये देते हैं यहाँ से कि सर सैयद अहमद खान 1817 को दिल्ली में पैदा हुए, ठीक है? उस टाइम जो थे मुगल एम्पायर्स जो थे वो अपने ज़वाल की तरफ आ रहे थे। इशरत में जो भी होता है वो हमेशा ज़वाल की तरफ आता है। तो जब वो ज़वाल की तरफ आए तो ब्रिटिश उन पर गालिब आ गए। ठीक है? उस वक़्त क्या था कि सर सैयद अहमद खान के जो ग्रैंडफ़ादर थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट में काम करते थे। ठीक है? जो कि ईरान और बर्मा में थी। उस टाइम सब कॉन्टिनेंट में ब्रिटिश गालिब नहीं आए हुए थे। ठीक है? जब वो छोटे थे जब पैदा हुए उस वक़्त की बात है। तब मुगल की ही हुकूमत थी लेकिन मुगल जो थे ज़वाल की तरफ जाते थे। ठीक है? तो उस वज़ह से उनको इंटरेस्ट था इंग्लिश लैंग्वेज में क्योंकि उनके जो दादा थे वो घर में बोलते होंगे, यूज़ करते होंगे तो उनको इंटरेस्ट था वेस्टर्न नॉलेज की तरफ। ठीक है? सर सैयद अहमद खान जब छोटे थे ना तो बहुत स्ट्रॉन्ग हेल्दी से एक होते हैं ना वो जो लाडला सा बच्चा उस टाइप के थे। लेकिन जब उनके भाई फोत हो गए और फिर वॉर हुई इंडिपेंडेंस की, उसने उनके अंदर एक ज़िम्मेदारी पैदा कर ली, एहसास ज़िम्मेदारी कि मुझे कुछ करना है, मुल्क के लिए कुछ करना है। उनको थोड़ी बहुत आइडियाज़ भी थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ क्या चीज़ें होंगी जो उनको मुसलमानों को उनके साथ जो है ये मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने में मदद करेंगी। 1841 में जो है सर सैयद अहमद खान ने अपना एग्ज़ाम पास किया और सब जज बने। जब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो रही थी ना तो उस वक़्त वो सब जज थे। तो उसी टाइम उन्होंने स्कूल और कॉलेजेस मुसलमानों के लिए बनाए। फिर वो अलीगढ़ शिफ्ट हो गए और वहाँ पर भी अपनी मेहनत मशक्कत में लगे रहे। स्कूल कॉलेजेस की तरक्की में मुसलमानों की एजुकेशन पर फ़ोकस करते रहे। यहाँ पर डेट मेंशन है कि मार्च 27 1898 को जो है अलीगढ़ में वो वफ़ात पा गए। मतलब अलीगढ़ में ही उनकी जो है दफ़न किए गए। तो ये पॉइंट आप एंड पर भी लिख सकते हैं। बीच में थोड़ी-सी उनकी सर्विसेज़ लिख लें अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पास आता है। तो हम सर्विसेज़ देखते हैं। अच्छा सर्विसेज़ में ये चीज़ है कि जब मुश्किल टाइम था मुसलमानों पे जंग के बाद वो डिप्रेस हो गए। उन पर ज़ुल्म और ये सारा कुछ हुआ है ब्रिटिश की तरफ से। तो उन्होंने उस वक़्त जो है मुसलमानों को गाइड किया। डॉक्टर कल्ब आबिद के कुछ वर्ड हाइलाइट हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि सर सैयद अहमद खान जैसे कुछ लीडर्स होते हैं जो मोहम्मद इब्न जिन्ना की तरह हैं, जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया, गाइड किया मुसलमानों को, हिंदुस्तान के मुसलमानों को, ठीक है? तो ये उनके थोड़े से सेंटेंस अगर पेपर में नाम आ जाए कि इनके क्या वर्ड्स हैं तो आपने एज़ इट इज़ लिखना होगा। सर सैयद अहमद खान एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री। अच्छा सर सैयद अहमद खान की जो काम है ना वो एजुकेशन पर ही है, ये चीज़ याद रखें, ठीक है? जब वॉर हुई उसके बाद ब्रिटिश ने जो है मुसलमानों पर ज़ुल्म किए तो सर सैयद अहमद खान ने उनको उनके अंदर जो है एजुकेशन को जगाया, स्कूल कॉलेजेस बनाए, उनकी डेट ऑफ बर्थ भी बता दी है, कहाँ पैदा हुए, उनके उनके जो है फादर थे वो क्या करते थे। तो आपने ये सारा कुछ एक ही आंसर में डाल देना। सर सैयद अहमद खान से रिलेटेड आंसर आए। अब पॉलिटिकल हिस्ट्री में भी वही सारी चीज़ें रिपोर्ट है। ठीक है कि सर सैयद अहमद खान ने जो है बहुत अचीव किया, सक्सेस मिसअंडरस्टैंडिंग दूर दूर की मुसलमानों और ब्रिटिश के दरमियान जो पास्ट इवेंट हुए थे उनके दरमियान, ठीक है? पॉलिटिकल जो है उनकी सिचुएशन मुसलमानों की बेहतर करने के लिए कोशिशें की, मुसलमानों को इनकरेज किया कि वेस्टर्न एजुकेशन पर वो फोकस करें। वही सारी चीज़ें रिपीट हो रही है, ठीक है? जब वॉर हो गई सर सैयद अहमद खान ने जो है ब्रिटिश का ट्रस्ट गेन करने के लिए कोशिशें की। उनको जो है मुसलमानों को जो है बताया, एजुकेशन को जगाया कि तुम लोग नहीं करोगे तो तुम लोग पीछे रह जाओगे। ये सारी उनकी कोशिशें हैं। ये सारा आप इसमें भी डाल दें, सेम एज़ इट इज़, ठीक है? ये सारी चीज़ें याद कर लें, एक ही टॉपिक जो मैंने आपको सारी स्टोरी की तरह बता दी है, वही हर एक में डाल सकते हैं, ठीक है? इसमें थोड़ा-सा आप ये भी डाल सकते हैं कि ब्रिटिश जो थे वो सिविलाइज़्ड और एजुकेशन नेशनलिस्ट थे, जिनके पास एडवांस वेपन्स थे, स्ट्रैटेजी थी, कैसे वो यूज़ करते हैं, एजुकेशन में वो आगे थे। तो सर सैयद अहमद खान चाहते थे कि ब्रिटिश के साथ ताल्लुकात मुसलमानों के बेहतर हो जाएँ, ताकि मुसलमान भी ये चीज़ें टॉप कर सकें अपनी तरक्की के लिए, ठीक है? सिर्फ़ उनका यही मकसद था, अदरवाइज़ और कोई भी इनका इश्यू नहीं था, ठीक है? और सर सैयद अहमद खान ने फिर इन मुसलमानों के साथ ब्रिटिश के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के लिए बुक्स भी लिखी, लॉयल मोहम्मदन ऑफ इंडिया और दूसरा जो है रिसाले असबाब बगावत हिंद। नाम से ये ज़ाहिर होता है बगावत हिंद मतलब हिंदुओं ने बगावत की थी और इल्ज़ाम मुसलमानों पर आ गया था। सर सैयद अहमद खान की इन बुक्स की वजह से ब्रिटिश और मुसलमानों के कुछ हद तक ताल्लुकात बेहतर हुए, ठीक है? सर सैयद अहमद खान ने इन मुसलमानों को जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस जो इन हिंदुओं की टीम थी, हिंदुओं की जो वो थी पॉलिटिकल पार्टी थी, उसको जॉइन करने से मना किया मुसलमानों को। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि ये डेंजरस है मुसलमानों के लिए, वो फिर जो है खुद बगावत कर लेंगे हिंदू और मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगा देंगे, ठीक है? अब नेक्स्ट आता है उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी। नाम से ही ज़ाहिर होता है कि लैंग्वेज पर इश्यू होगा। स्टार्ट में तो मुगल एम्पायर्स की जो है ना मुसलमानों की हुकूमत थी, तो उर्दू ऑफ़िशियल थी, ऑफ़िस में भी और बोलने में भी उर्दू ही यूज़ होती थी। लेकिन जब ब्रिटिश ने कब्ज़ा कर लिया सब कॉन्टिनेंट में और फिर हिंदुओं ने अपनी जगह बना ली ब्रिटिश के साथ कि मुसलमान कसूरवार है, हम नहीं है। तो जो है ब्रिटिश ने हिंदू के जो कुछ पार्टीज़ के मेंबर्स थे उनको जो है गवर्नमेंट में पार्ट लेने के लिए जगह दी, ठीक है? तो उनको भी बनाने की हुकूमत बनाई कि मतलब एक तुम लोग भी जो है गवर्नमेंट चला सकते हो, थोड़ा इतनी इजाज़त दी थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उर्दू को ख़त्म करने का लिए कहा कि मतलब उर्दू लैंग्वेज ख़त्म हो जाए और हमारी हिंदी ऑफ़िशियल यूज़ हो जाए। इस पर जो है मुसलमानों के साथ उनकी जो है थोड़ी अनबन हुई। बनारस के जो हिंदू थे उन्होंने फिर एक कैंपेन चलाई उर्दू को खत्म करने के लिए, ठीक है? मुस्लिम एज़ अ नेशन, सर सैयद अहमद खान ने क्या कहा कि मुसलमान क्या है? नेशन है। कुछ लोग बिलीव करते थे कि हिंदू और मुस्लिम दोनों एक ही नेशन है, लेकिन सर सैयद अहमद खान क्या कहते थे कि नहीं, मुसलमान अलग हैं, हिंदू अलग हैं। ये तब एक नेशन लोग कहते हैं जब हिंदू को कोई काम पड़ता है तो वो फिर कहते हैं कि नहीं हम आपस में भाई-भाई हैं और हम जो है एक ही नेशन है, ठीक है? लेकिन असल में क्या है, ये दोनों अलग ही नेशन है। सर सैयद अहमद खान ने 1883 में जो है सपोर्ट किया इस आइडिया को कि सेपरेट इलेक्शन हो, सेपरेट वोटिंग सिस्टम हो मुसलमानों के, क्योंकि हिंदू जो है मेजॉरिटी में है और उनके पास सारी पावर है और मुसलमान जो है मिनॉरिटीज़ में है। तो अगर इस तरह सेपरेट इलेक्शन नहीं हुए तो मुसलमानों को कोई भी उनके हकूक नहीं दिए जाएँगे। वही बात जो रिपीट हो रही है स्टार्ट से, ठीक है? इसके बाद यूनाइट इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन और मोहम्मदन डिफेंस एसोसिएशन बनाई गई। ठीक है? एसोसिएशन से पता चलता है कि ऐसी इदारा जहाँ पर हिंदुओं के प्रोपेगेंडे को जो है सामने लाया जाए।
यूनाइट इंडियन है ना, तो मतलब इंडिया इंडिया में जो यूनाइट लोग हैं, हिंदू और मुसलमान, उनके जो प्रोपेगेंडे हो रहे हैं ना, हिंदू जो कर रहे हैं, उसके उसको डिस्कस किया जाए। और डिफेंस एसोसिएशन में क्या है कि मुसलमानों को अपने राइट्स को, मुसलमानों को अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़े, पॉलिटिकल जो रिलीजन और सोसाइटिकल राइट्स है ना, उसमें अपने आप को प्रोटेक्शन दी जाए। तो ये एसोसिएशन उसके लिए बनाई गई। यहाँ पर मेंशन है एक जर्मन जो है लीडर, उनका नाम बिस्मार्क, जिन्होंने ऐसे ही काम किया सर सैयद अहमद खान की तरह, लेकिन उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट की हेल्प से किए। लेकिन सर सैयद अहमद खान ने किसी भी हेल्प के बगैर ये सब कुछ कर दिखाया। ठीक है, इसमें इनकी ज़रा तारीफ बयान की गई है। लेक्चर नंबर 5 करेंगे, जिसमें हम पॉलिटिकल डेवलपमेंट, मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। जब पाकिस्तान जो है जंग शुरू हुई, सबसे पहली डेट जो है ना 1857 है। ये याद रखें, सबसे पहली डेट हमारे पास जितनी भी आती है डेट्स हम पढ़ेंगे मिड टर्म में, उसमें सबसे पहली डेट आती है 1857। वर्ल्ड वॉर हुई थी ब्रिटिश के खिलाफ। जब मुसलमानों का जो मुगल एम्पायर्स थे उनकी जो है हुकूमत खत्म होने लगी, तो ब्रिटिश ने उन पर हमला कर दिया, सब कॉन्टिनेंट पे मुसलमानों पर, तो ब्रिटिश की हुकूमत हो गई। ठीक है, तो उसके बाद मुसलमानों ने और हिंदुओं ने मिलकर ब्रिटिश के खिलाफ जंग लड़ी 1857 की, ताकि वो जो है उनसे आज़ादी वो कर ले, मतलब उनसे जान छुड़ा सके। लेकिन इस वॉर के नतीजे में हिंदुओं ने क्या किया, सारा इल्ज़ाम मुसलमानों पर डाल दिया कि मुसलमानों ने जो है जंग की थी सब कुछ, और ब्रिटिश ने भी कसूरवार मुसलमानों को ही ठहराया, जिसकी वजह से मुसलमानों पर बहुत जुल्म हुए इसके रिजल्ट में। मतलब जैसे ही, क्योंकि ब्रिटिश तो पावर भी थी, उनके पास जो है जदीद जो सारे क्या कहते हैं यही सारे असला था, ये सारा जदीद था, तो वो जो है वॉर जीत गए। और मुसलमानों को उन्होंने जो है एक जरा बुरे उसमें देखा कि ये जो है इनकी गलती है। और जब हुकूमत का टाइम था ना, तो उसमें भी हिंदुओं को ही पोजीशन दी गवर्नमेंट में, मतलब गवर्नमेंट को उसको अलाउ कर रहे थे, उनको लग रहा था कि हिंदू ठीक है। तो इस वजह से सर सैयद अहमद खान और जो है उनके जैसे बड़े बड़े कायद आजम सब ने मिलकर बहुत कोशिश की, ये जो है गलतफहमी दूर करने के लिए, कि मुसलमान जो है इस लड़ाई का जो है कसूरवार सिर्फ नहीं है, बल्कि हिंदू भी हैं, और हिंदुओं की साजिश की वजह से ये सब कुछ हुआ है। ठीक है, यहाँ पर कुछ इश्यूज मेंशन है जो कि मुसलमानों को फेस करने पड़े जो वॉर के बाद थे। ठीक है, उसमें था डेडलाइन और डिक्लाइन ऑफ आफ्टर 1857, मतलब जंग के बाद उनका जो है खत्म हो गया, सारी उनकी जितनी भी थी वो खत्म हो गई। सर सैयद ने जो है बहुत काम किया मुसलमानों को और हिंदू ब्रिटिश के दरमियान जो ताल्लुकात है उनको ठीक करने में, मिसअंडरस्टैंडिंग दूर की उन्होंने। ठीक है, एजुकेशन पे बहुत ध्यान दिया कि इंग्लिश को जो है यूज़ किया जाए। हिंदू टू कंट्रोवर्सी पे भी मसले ये चले, ये सारे हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर खाली लिस्ट हुए हैं। ठीक है, आप चाहे तो कर लें, नहीं चाहे तो ना करें, अलग से भी आपसे आ सकते हैं क्वेश्चन कि लिस्ट करें कौन कौन से इशूज आए, तो आप लोगों ने कोई से 5 करने होंगे, अगर लॉन्ग में आया तो, शॉर्ट में आया तो 3 करने होंगे। ठीक है, और फिर जो है फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस, मतलब कांग्रेस जब बन रही थी तो सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को मना कर दिया कि ना ज्वाइन करो हिंदुओं की पार्टी, क्योंकि फिर वही हिंदू करेंगे, मुसलमानों पर इल्जाम लगा देंगे, और ब्रिटिश से ऑलरेडी वो जो है अपने तनाज़ा खत्म करने में लगे हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट आता है इवेंट्स सिंस द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी। ठीक है, क्या क्या चीजें हुई 20th सेंचुरी में। अब इसमें देखें तो हमारे पास हम डिटेल में ये चीजें पढ़ेंगे, पार्टीशन ऑफ बंगाल, जब पाकिस्तान की डिवीजन हो रही थी। ठीक है, नेक्स्ट शिमला डिप्यूटेशन, फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, चेंजेस इन गोल ऑफ मुस्लिम लीग एंड लखनऊ पैक्ट। हम वन बाय वन सबको डिस्कस करते हैं डिटेल में। ठीक है, मैं आपको स्टोरी की तरह ही समझाऊंगी। हमारे पास फर्स्ट आता है पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल का क्या था कि यूनाइटेड बंगाल था, उसमें पॉपुलेशन थी 189,000। ठीक है, माइल इसमें कहते हैं रकबा किलोमीटर इस तरह कुछ बोलते हैं, तो इसको आप माइल पढ़ें। विद 18 मिलियन पॉपुलेशन, मतलब वहां पर मुसलमानों की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी। अब हमारे पास दो थे, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल जो था वहां पर मुसलमानों की जो है पॉपुलेशन ज्यादा थी, और वेस्ट जो था उसमें हिंदुओं की पॉपुलेशन ज्यादा थी। अब मुसलमान खुश थे कि हमारे पास जो ईस्ट पार्ट आ रहा है, मुसलमान जहाँ पर ज्यादा है, तो अच्छा है कि वो हमें बंगाल मिल जाए। लेकिन हिंदू इसके खिलाफ थे, हिंदू कह रहे थे कि नहीं, हम पार्टीशन नहीं करना चाहते, ये हमारी मदर लैंड है और हम इसको डिवाइड बिल्कुल नहीं करना चाहते, क्योंकि वो यही कहते थे कि ज्यादातर मुसलमान है बंगाल में, और ज्यादा हिस्सा बंगाल का मुसलमान, बांग्लादेश का मुसलमानों के पास चला जाएगा, तो इस वजह से वो नहीं चाहते थे। तो जब ये मायदा चल रहा था, पार्टीशन ऑफ बंगाल हो रही थी, तो इन लोगों ने क्या किया, हिंदुओं ने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिए, जल से निकालने लग गए, और जो है ब्रिटिश की जितनी भी चीजें थी, उनके खाना पीना सामान जो था वो सारा बंद कर दिया कि हम नहीं इस्तेमाल करेंगे, पार्टीशन ऑफ बंगाल को रोका जाए। अब हिंदुओं ने जो प्रोटेस्ट स्टार्ट किए हुए थे, वो बस मचाया हुआ था मुल्क में सारा, तो उस वजह से ब्रिटिश ने पार्टीशन को थोड़ा डिक्लाइन कर दिया, मतलब थोड़ा सा रोक लिया, थोड़े टाइम के लिए डिले कर दिया, क्योंकि उस वक्त किंग जॉर्ज आ रहे थे सब कॉन्टिनेंट में, तो वो चाह रहे थे कि कोई मसला ना हो, इस वजह से ब्रिटिश ने जो पार्टीशन थी उसको रोक दिया। मुसलमान इस चीज़ से बड़े खफा थे कि नहीं, अच्छा खासा पार्टीशन हो रही थी तो क्यों रोकी गई, लेकिन हिंदू जो थे वो इस चीज़ पर बहुत खुश हुए। नेक्स्ट हमारे पास आता है शिमला डिपुटेशन। शिमला डिपुटेशन पाकिस्तान की हिस्ट्री में, मुसलमानों की सॉरी हिस्ट्री में पहला डॉक्यूमेंट था जो मुसलमानों ने अपनी डिमांड जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के आगे रखी। ठीक है, ये एक ऐसी जगह थी, मतलब ऐसा माहिदा थी जिसमें मुसलमानों ने अपनी सारी डिमांड्स ब्रिटिश गवर्नमेंट को, एक ऐसी कॉन्फ्रेंस बनी हुई थी जिसमें मुसलमानों के जो है 35 लीडर्स गए, पूरे प्रोविंस से लेके जितने भी मुसलमानों का जो हिस्सा था ना आबादी का, उसमें से हर प्रोविंस के जो वो थे लीडर्स थे, वो सारे मिल के गए और उन्होंने अपना माहिदा पेश किया कि हमारी ये डिमांड्स हैं, हम सेपरेट हैं, हमें एक सेपरेट आइडेंटिटी चाहिए, हमें हमारे हुकूक चाहिए। और ये सारी डिमांड्स ब्रिटिश गवर्नमेंट के आगे रखी गई कि नहीं, हमें हिंदू के साथ नहीं कंपेयर करो, ना हमें उनके साथ किसी लिस्ट में लाओ कि तुम लोगों को भी उनके साथ मिल जाएंगे, वो हमारी तरह नहीं है, ना हमें वो राइट्स देते हैं। आप लोग ब्रिटिश हुकूमत जो है इंडिया को, हिंदुओं को दे देते हो राइट्स, और हिंदू जो है हमें नहीं आगे हम देते, उनको लगता है कि बस हमारे हाथ में पावर है और हम ही सब कुछ करेंगे। तो इस वजह से मुसलमानों ने अपनी डिमांड्स रखी पहली दफा, इस वजह से ये चीज़ जो थी बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आई मुसलमानों की जिंदगी पर।
अब इस कॉन्फ्रेंस में जो ये मायदा था, इसमें मुसलमानों ने कुछ अपनी जो है शर्तें रखी। उसमें क्या था कि मुसलमानों को उनकी पॉपुलेशन के हिसाब पे रिप्रेजेंटेशन दी जाए, सेपरेट इलेक्टर्स दिए जाएँ उनको, उनको रिज़र्व उनकी गवर्नमेंट में सीट्स रिज़र्व हों कि ये मुसलमानों के हिस्से की है, ठीक है? जैसे होते हैं ना फाटा की सीट्स अलग से होती हैं, तो वैसे ही इनमें जो है मुसलमानों की सीट्स हों। सेनेट में उनको सेपरेट जो है उनकी रिप्रेजेंटेशन जो है दी जाए, स्पेशल शेयर्स दिए जाएँ उनको। ये सारी चीज़ें जो थी वहाँ के ब्रिटिश के वाइसराय ने बहुत सिम्पैथेटिक एक दिए मुसलमानों को, सिम्पैथी दी कि आप लोगों ने बहुत मुश्किल वक़्त गुज़ारा है, तो आप लोगों को आपके राइट्स मिलने चाहिए। वैसे ही जैसे कॉन्फ्रेंस को इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिल रहे हैं, लेकिन मुसलमानों को एक ऑर्गेनाइज़ प्लेटफ़ॉर्म की ज़रूरत है, जहाँ पर उनको सुना जाए, ठीक है? अरेंज एक होता है ना एक प्लेटफ़ॉर्म हो जहाँ पर हर चीज़ अरेंज हो, तो मुसलमान वो चीज़ माँग रहे थे, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास आता है फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग इन तक का। जब शिमला डिप्यूटेशन में जो है मुसलमानों को कामयाबी मिल गई, तो उन्होंने सोचा कि हम परमानेंट पॉलिटिकल फोरम बनाएँ, जहाँ पर हम अपनी सारी जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, ठीक है? तो इससे पहले मीटिंग जो थी मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस जो थी, उसमें उसके बाद इन्होंने मुस्लिम लीग बनाने का सोचा। मतलब एक फोरम का नाम सेट कर दिया कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग हो हमारी पॉलिटिकल फोरम, जहाँ पर हम अपने मसले डिस्कस करें, ठीक है? इसमें डिफरेंट नाम है, वक़ारुल हक, मलिक और नवाब जो है जितने ये सारे इन्होंने मिलके ये लीडर्स हैं मुसलमानों के उस वक़्त के, जो इन्होंने इस मुस्लिम लीग को बनाया और खड़ा किया और चलाया, ठीक है? 1907 में कराची में जो है ये कॉन्फ्रेंस अप्रूव हुई, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो मतलब एक मुसलमानों की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है ना, ये मुस्लिम लीग ये अप्रूव हुई, जिसमें प्रेसिडेंट जो है आगा खान जो है इस क्या कहते हैं पॉलिटिकल पार्टी के जो है प्रेसिडेंट बने। नेक्स्ट आता है लंदन ब्रिज। लंदन ब्रिज नाम से ही याद रखें आप लोग कि लंदन में कौन होते हैं, इंग्लिश पीपल ब्रिटिश वहाँ पर होते हैं। तो वहाँ पर आमिर अली सैयद ने जो है ऑर्गेनाइजेशन बनाई क्या कहते हैं लंदन में, जहाँ जो ऑर्गेनाइजेशन का मकसद ये था कि मुसलमानों और ब्रिटिश की जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको खत्म करें। और इसके गोल्स भी ये थे कि प्रोटेक्ट करें, प्रमोट करें पॉलिटिक्स को मुसलमानों की, और इनकॉर्पोरेट करें जो है कम्युनिकेशन जो है मुसलमानों और ब्रिटिश के दरमियान उन सबको क्लियर करें। नेक्स्ट आता है चेंज इन गोल ऑफ मुस्लिम लीग। अब जब वॉर हुई, बहुत सारी वॉर, इटली की वॉर हुई, लिबिया इटली की वॉर, और मॉस्क को डिमोलिश कर किया, मतलब बहुत सारे मुसलमानों पे जुल्म जब हुए ना, तो मुसलमान जरा कमजोर हो गए और ब्रिटिश के ऊपर से उनका एतमाद भी खत्म हो गया कि ये हमें कुछ भी नहीं दे सकते। मतलब हम इनकी गवर्नमेंट में रह के अपने रोज मांगना फजूल है, तो हमें सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, हम अपने गुड्स और अपनी कम्युनिकेशन जो है अदर कम्युनिटीज के साथ वो खुद बेहतर करेंगे अपनी गोल्स को सामने रख के। इसमें जो है इस वजह से हिंदू और मुसलमान जरा क्लोजर हो गए कि ब्रिटिश के खिलाफ मतलब लड़े थे, वो चाह रहे थे कि ब्रिटिश की हुकूमत हमसे हटे और हम आज़ाद हो जाए। तो मुसलमान और हिंदू जरा इकट्ठे होने लगे, तो कायदे आज़म ने इसमें जो है वो पहले तो कायदे आज़म भी ये कहते थे कि यूनाइट होकर रहेंगे, वही पुरानी बात है जो हम पहले शुरू से पढ़ते आए हैं। लेकिन जब मुसलमानों ने भी वो किया, उन लोगों को तो मुसलमानों को समझ आ गया कि हिंदू भी किसी काम के नहीं है, हमें सेपरेट कंट्री चाहिए। लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट में ये है कि कायदे आज़म और जो है गांधी दोनों बम्बई में मिले, मतलब दोनों पार्टीज के लीडर जो है बम्बई में मिले, और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बेहतर करने के लिए बातें की, बातचीत की, मतलब क्या क्या चीज़ जो हो बेहतर हो। कायदे आज़म ने अपनी जो है शर्तें रखी, उसने अपनी शर्तें रखी, लेकिन हम कायदे आज़म की शर्तों पर ही फोकस करेंगे। उन्होंने यही रखा कि 1/3 सीट हो मुसलमानों की, और सेपरेट इलेक्टर्स उनको मिले, हाफ मेंबर जो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो है मुसलमानों को दी जाए। ये सारी जो है पुरानी बातें जो बार बार हम पढ़ते आए हैं, वही ब्रिटिश को मिनॉरिटीज़ को उनके राइट्स मिले, ये सारी चीज़ें जो है इसमें जो है मेंशन है। कायदे आज़म ने अपने सारे पॉइंट्स रखे। स्टार्ट में तो मान लेते हैं गांधी लोग कि हाँ ठीक है ये सारी चीज़ें हम मानेंगे, लेकिन फिर जब टाइम आता है तो वो नहीं मानते। इसलिए ही कायदे आज़म ने अपना व्यू चेंज कर दिया, जो है यूनाइट होने से। फिर उन्होंने आखिर में कह दिया कि नहीं, हमें जो है टू नेशन थ्योरी पे इसी वजह से आई ना, कि उन्होंने कहा कि नहीं, हम दोनों अलग अलग नेशन है, हमें हमारे राइट्स इनके साथ कभी नहीं मिल सकते। ये बस डिफरेंट हेडिंग्स बनाई हैं आप लोगों की आसानी के लिए, बस ओवरव्यू इसका यही है कि वही कायदे आज़म ने कहा कि सेपरेट इलेक्टर्स हो, 1/3 जो है सेंट्रल लेजिस्लेशन में जो है मुसलमानों को दी जाए, और बिल ऑफिशियल अनऑफिशियल जो है इफ अपोज्ड बाय 1/3 मेंबर ऑफ कम्युनिटी इट विल नॉट पास। मतलब अगर अनऑफिशियल बिल्स हो और वो किसी चौथा बंदा पास कर रहा हो, तो वो नहीं पास होंगे, मतलब जब तक सब पास ना कर दे, ठीक है? 20 अगस्त 1917 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट की कि जो है ग्रेटर एसोसिएशन जो है उसमें इंडियंस को जो है इंडियंस की ब्रांच हो गवर्नमेंट में, मतलब गवर्नमेंट में इंडिया को जो है पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाए, कि डिफरेंट गवर्नमेंट के जो है सेक्टर्स होते हैं इसमें इंडियन अपोज हुए हों, और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है वो बने, और इंडियन जो है वो एक रैंक उनको दिया जाए। ये सारी चीज़ें फिर आती हैं कंक्लूजन में, वही सारी चीज़ें आती हैं जो स्टार्ट में हम इस टॉपिक में पढ़ चुके हैं, कि मुसलमानों की उनकी हिस्टोरिकल स्ट्रगल की वजह से जो है उनकी आइडेंटिटी बताई गई उन्होंने, कि हम लोग क्या चीज़ें हमें हमारी इंपॉर्टेंस दी जाए। वही सारी बातें हैं, उन्होंने अपनी जो है पॉलिटिकल पार्टीज को एड्रेस किया कि हमें बनानी चाहिए, हमें सेपरेट पार्टी चाहिए जिस जो हमारी राइट प्रेजेंट कर सके आगे, और हिंदुओं को जो है सेपरेट है हमसे, वही चीज़। और ब्रिटिश ने ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट की, पॉलिटिकल डिमांड थी, ठीक है? यहाँ पर उनका लेक्चर नंबर 6 है, द खिलाफत मूवमेंट, ठीक है? इसके बारे में हम पढ़ते हैं। खिलाफत मूवमेंट हिंदुस्तान में जो सब कॉन्टिनेंट था, वहाँ पर मुसलमानों की तरफ से एक करारदाद टाइप मतलब स्टार्ट हुई थी। क्यों? क्योंकि तुर्की में जो है लड़ाई स्टार्ट थी, और मुसलमान जो है उनकी मदद करना चाहते थे। इस वजह से एक दो रीज़न थे। एक रीज़न तो ये था कि वो मुस्लिम कंट्री थी। दूसरा ये रीज़न ये था कि वहाँ का लीडर जो था वो ओटोमन कैलिफ था, मतलब वो ओटोमन कैलिफ कहते हैं उस्मानिया खिलाफत को, जो कि सिंबल है यूनिटी का। मतलब एक होता है ना उस्मानिया खिलाफत, ये जो हमारी खिलाफत पीछे से चलती आ रही मुसलमानों की एक बात पर, तो वो जो है मुसलमानों की ही उसमें आता था कैटेगरी में, तो वो उस वजह से उसको बहुत इज्जत से देखते थे और कहते थे कि हमें मदद करनी चाहिए उनकी। उस टाइम जो था मुसलमान और हिंदू दोनों ने मिलकर जो है प्रोटेस्ट किए थे हिंदुस्तान में ब्रिटिश के खिलाफ। मतलब ब्रिटिश थी ना, ब्रिटिश के गुड सारे यूज होते थे, तो हिंदू और मुसलमानों ने बिल्कुल बाइकआउट कर दिए थे। जैसे कि अब फलस्तीन में जैसे हमले हो रहे हैं, तो इसराइल के सारे प्रोडक्ट बाइकआउट कर दिए, हर हर कंट्री ने, पाकिस्तान में भी और कंट्री में भी। तो ये हमेशा ऐसा होता है, जब भी जंग होती है, तो जब कोई वेपन्स के उस पर नहीं कर सकता, तो वो बाइकआउट कर देता है, जिससे दूसरे मुल्क की जिसका बाइकआउट होता है उनकी करेंसी बहुत डाउन हो जाती है, उनके जो ग्राफ होते हैं बिल्कुल लो हो जाता है, ठीक है? तो इस वजह से ये बाइकआउट की वजह से वो जंग रोक देते हैं, तो उनको नुकसान हो रहा होता है।
तो यहाँ पर कुछ गोल्स ये हैं कि क्या-क्या गोल्स थे। एक तो ये था कि वो चाहते थे कि तुर्की का लीडर है वो हमेशा मतलब उस्मानिया खिलाफत ही पावर में रहे। दूसरी कोई भी पावर जो वो उस पे अटैक कर रहे हैं वो ना हो, उनको पावर ना मिले। दूसरा ये था कि वो चाहते थे कि तुर्की की जो ज़मीन है वो इकट्ठी रहे, मतलब उसको डिवाइड ना कर दिया जाए कि आधा तुर्की मुसलमानों के पास हो जाए, आधा नॉन मुस्लिम के पास हो जाए। और वो यही चीज़ तीसरा गोल ये था कि वो यही चाहते थे कि सारी पावर जो है मुसलमानों के पास ही है। नॉन मुस्लिम को कोई भी कंट्रोल ना मिले, ठीक है? ये गोल्स थे। डायमेंशन में ये है कि मुसलमान जो लीडर्स थे और राइटर्स थे, बड़े-बड़े जो मतलब वो 2 पर थे, उन्होंने इस प्रोटेस्ट में कोई खिलाफत प्रोटेस्ट था, उसने बहुत कंट्रोल किया इस वॉर को। न्यूज़पेपर, मैगज़ीन में अपने थॉट्स को इन बड़े-बड़े पॉलिटिशियंस, लीडर, राइटर्स ने पेश किया जिससे ये खिलाफत लीड हुई। इस वॉर के बाद वहाँ पर जो तुर्की के जो लीडर्स थे उन्होंने और भी जो नॉन मुस्लिम लीडर्स हैं उन्होंने और भी स्ट्रिक्ट कर दिए अपने रूल्स को, जिसने इस कंडीशन को और भी वर्स्ट बना दिया, मतलब आज़ादी बिल्कुल खत्म हो गई वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रोटेस्ट इन इंडिया। इंडिया में ये खिलाफत कमेटी जो है बॉम्बे में बनी 1919 में, और पहली खिलाफत कमेटी कॉन्फ्रेंस जो थी वो दिल्ली में 19 नवंबर 1999 को जो है स्टार्ट हुई। जिस कॉन्फ्रेंस में गांधी और नेहरू ने पार्टिसिपेट किया, वो भी मतलब चाहते थे कि जंग ना हो। वो क्या चाहते थे कि ब्रिटिश हमारे ऊपर से चले जाएँ। ब्रिटिश की वजह से ये अमेरिकन यही लड़ाई कर रहे थे ना, तो ये चाहते थे कि या हम बायकॉट करें, जहाँ से भी ये लोग यहाँ से भी और यहाँ से छोड़ के चले जाएँ इंडिया और हमारी हुकूमत आ जाए। उनका ये सोच थी। और मुसलमान ये चाहते थे कि मुसलमानों की ये सोच थी कि मुसलमान मुल्क है, हमारे भाई हैं, हमारी तरह है। तो जैसे कि अभी भी यही होता है, मुसलमान बड़े वो होते हैं कि हम मुस्लिम कंट्री पे क्यों अटैक हो रहा है, तो उनकी ये सोच थी। ठीक है, इन लोगों ने बैठकर जब एक कमेटी बनाई उसमें ये पॉइंट्स रखे कि हम ब्रिटिश के जो गुड्स हैं उनको बायकॉट करेंगे, गवर्नमेंट के साथ बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करेंगे किसी चीज़ पे, ठीक है? और उनकी सेलिब्रेशन में भी पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे। सेकंड जो खिलाफत कॉन्फ्रेंस थी वो दिसंबर 1919 में हुई। नेक्स्ट आता है रॉलेट एक्ट 1919। रॉलेट एक्ट नाम से याद रखिए, आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में कि ये कैसा एक्ट था। ये एक्ट था, इसमें ये 1919 में जो है इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ। इस एक्ट में क्या था, ये बहुत अनफेयर एक्ट था, मतलब जस्टिस नहीं था। इसमें क्या था कि कोई भी पुलिस जो है, गवर्नमेंट की पुलिस पावर में जो होता है वो अरेस्ट कर लेगा किसी बंदे को भी किसी भी रीज़न के बगैर, और जिसको अरेस्ट किया है मतलब ऐसे ही कोई जा रहा है, कोई बुरा लग रहा है उसको अरेस्ट कर दो जी, और उसके पास ये भी राइट नहीं है कि वो अपनी जो है ज़मानत करा सके, लॉयर अपने लिए अरेंज कर सके, अपने लिए अपील कर सके। इस अनफेयर लॉ को मोहम्मद अली जिन्ना जो है परमानेंट जो लीडर थे उन्होंने बिल्कुल इसके खिलाफ गए और उन्होंने प्रोटेस्ट किया। कैसे किया? रिज़ाइन करके। सेंट्रल लेजिस्लेशन में जो उनकी पावर थी उसको रिज़ाइन कर दिया, कि उन्होंने स्ट्रांगली शो किया, मतलब एक अफ़गान शो किया कि नहीं ये बिल्कुल अनफेयर हो रहा है, कोई भी किसी को कैसे किसी वजह के बगैर अरेस्ट किया जाएगा। ठीक है? तो ये इसकी वजह से उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, जिससे स्ट्रांगली डिसएग्री उनकी शो हुई कि मतलब वो कितने डिसएग्री करते हैं इसको, इतनी बड़ी मतलब अपनी पोज़ीशन ही छोड़ दी उन्होंने, इतना वो डिसएग्री कर रहे थे। नेक्स्ट आता है जलियांवाला बाग इंसिडेंट, नाम ही बड़ा अजीब सा है। 1919 मतलब ये इंसिडेंट्स जितने भी हुए, एक रॉलेट एक्ट वो भी 1919 को, और ये वाला भी जो है 1919 को हुआ। इसमें क्या था कि एक बाग था जलियांवाला बाग, वहाँ पर अमृतसर में जो है, एक अमृतसर शहर है, वहाँ पर ये बाग है। वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे। कोई एक मतलब एक कॉन्फ्रेंस हो गई या मतलब कोई भी कोई लीडर कोई अपना वो स्पीच कर रहा होगा, तो इकट्ठे हुए थे। तो ये जनरल डायर जो है ब्रिटिश का लीडर ऑफिसर था, इसने क्या किया, अपने सोल्जर को कहा कि इन पे फायर चला दो। कितने लोग मर गए उसकी वजह से, और 379 जो है वो इंजर्ड हो गए। ठीक है? ये बहुत ही एक मतलब खौफनाक सा इवेंट था, जिसकी वजह से मतलब एक बनता बीच में राम मोहम्मद सिंह आज़ाद, ठीक है? उसने फिर 1940 में जाके इस दयार जो ऑफिसर था ब्रिटिश का, उसको मारकर बदला लिया। मतलब होगा ना, किसी का बच्चा होगा, किसी का बाप होगा जिसकी फैमिली पूरी मर गई होगी, तो वो होता है ना कि उसने बस दिमाग में रखा था कि मैं इसको मारूँगा किसी दिन और अपना बदला लूँगा। तो उसने फिर 1940 में जो है उसको मार के जो है बदला लिया। दिसंबर 1920 में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस नागा में जो है बैठी, और वहाँ पर उन्होंने डिसाइड किया कि वो नॉर्थ कॉर्पोरेशन को जो है सपोर्ट करेगी ब्रिटिश के अगेंस्ट। मतलब ब्रिटिश को निकालने के लिए जो है ना ये साजिश, नॉर्थ कॉर्पोरेशन किसे कहते हैं, जैसे कि ये रॉलेट एक्ट हुआ, और ये जो मतलब किसी को गिरफ्तार कर लेना या मार देना किसी को, मतलब इस चीज़ में हम मुलव्वस होते हैं जिसकी वजह से ब्रिटिश अपनी हुकूमत छोड़ दे। मतलब इस तरह के गलत-गलत काम करे। जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने, जो परमानेंट लीडर थे, उन्होंने डिसाइड कर दिया इसको कि नहीं, आप इसमें किसी चीज़ को भी सपोर्ट नहीं करेंगे। हम गलत तरीके से आज़ादी नहीं लेंगे, हम सही तरीके से अपना हक माँगेंगे। उनका ये मानना था। तो इस वजह से उन्होंने जो है रिज़ाइन कर दिया, और इस प्रोटेस्ट के अगेंस्ट रिज़ाइन कर दिया। खिलाफत कॉन्फ्रेंस कराची, अब कराची में भी खिलाफत कॉन्फ्रेंस, मतलब हर जगह पे हर लोगों ने प्रोटेस्ट किया। ये आप खिलाफत से ही याद नाम रखें कि तुर्की में जो जंग हुई उसके खिलाफ जो पाकिस्तान में, मतलब इंडिया सब कॉन्टिनेंट में, कराची में, डिफरेंट मुल्कों में जो प्रोटेस्ट हुए वो सारे इसमें आते हैं। ठीक है? मतलब उन्होंने उसके खिलाफ जो है आवाज़ उठाई, ये सारी चीज़ें इसमें ही आएँगी, इसी खिलाफत वाले मूवमेंट में। सारे को मिला के भी आप एक ही क्वेश्चन में डाल सकते हैं। इसमें भी वही चीज़ है कि वहाँ के जो स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे उन्होंने तुर्की से तरह को सपोर्ट किया, तुर्की लीडर को, क्योंकि वो यही कहते थे कि ये उस्मानिया खिलाफत है, हमारी मुसलमान भाई हैं, और अपनी लॉयल्टी उन्होंने शो की। वही सारी चीज़ें जो हम पीछे पड़ चुके हैं वो भी इसी में ही है। उस टाइम तुर्की बहुत चैलेंजेस फेस कर रही थी, और जो उनके सपोर्टर थे वो भी प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हाँ, हम जो है चाहते हैं कि ये जंग खत्म हो जाए। उन्होंने बहुत ज़्यादा उसको सपोर्ट किया। मुस्तफ़ा केमाल अतातुर्क जो 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 ये फोर्स थी ना, एक्सपेल फोर्स को निकाल रहे थे तुर्की से, जो फॉरेन फोर्स अटैक किया हुआ था जिन्होंने, वो उनको निकालने की कोशिश में लगे थे। इस वजह से मुसलमानों ने, मतलब जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्होंने उसको सपोर्ट किया। नेक्स्ट आता है हिजरत मूवमेंट। हिजरत नाम से ये ज़ाहिर होता है कि हिजरत की, एक शहर से दूसरे शहर में। उस टाइम क्या हुआ कि इंडिया में दारुल हरब था, जिसमें जो जगह थी उसका मतलब ये था कि यहाँ पर मुस्लिम अलाउ नहीं है। तो उन्होंने, मुसलमानों ने क्या किया, दारुल इस्लाम में जाने के लिए कहा, जो कि अफ़गानिस्तान में था। ठीक है? उन्होंने माइग्रेट किया दारुल इस्लाम में, जो कि कहाँ था, अफ़गानिस्तान में था। अफ़गानिस्तान के किंग ने उनको वेलकम किया और छोड़ा। बहुत सारे जो थे, ये हिजरत हो रही थी उस वक़्त की, बहुत बहुत सारे लोगों को उन्होंने जगह दी, बना दी कि हाँ, आप लोग आएँ, यहाँ पर रहें। लेकिन एक फिर जब उनमें हो रहा था, डिसेबिलिटी आ रही थी, तो उन्होंने जो है बॉर्डर्स क्लोज़ कर दिए, जिसकी वजह से बहुत से लोग मर गए। मोपला रिवॉल्ट, मलाबार कोस्ट। मोपला एक कास्ट है, मतलब एक क्या कहते हैं उसको, जैसे होते हैं
मोहन होते हैं, अवान होते हैं, इस तरह की कास्ट होती है ना, मोपलाई कास्ट थी, जो कि कहाँ रहती थी, अरब में रहती थी बहुत टाइम पहले से। मोहम्मद बिन कासिम के आने से पहले रहती थी। और ये जो है ना मोपला, ये किधर रहती है, मलाबार कोस्ट में, मतलब एक साहिली इलाका मलाबार, वहाँ पर ये रहते थे। ठीक है, ये मतलब उन लोगों का नाम, उन लोगों की पहचान और उन लोगों की जगह के बारे में बताया गया। और ये बताया गया कि मोहम्मद बिन कासिम से पहले ये जो है यहाँ पर रहते थे। तो क्या हुआ कि मोपल जो थे, मोपला जो थे, वहाँ पर वो बहुत खफा थे, इस वजह से कि वो, उनको ये हो रहा था कि हिंदू के जो लीडर्स हैं वो उनसे बहुत बैडली बिहेव कर रहे हैं, जिसकी वजह से इन दोनों टीमों के दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट आया, जो कि फिर एक लड़ाई में बदल गया। ठीक है, इस सिचुएशन की वजह से रिलेशनशिप मुसलमानों और हिंदुओं के खराब हो गए। इस वायलेंस के दौरान चोरा-चोरी इंसिडेंट हुआ उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इस जो इंसिडेंट से, इसमें क्या था कि कांग्रेस के जो वॉलंटियर थे उन्होंने जो है गोलियां, मतलब फायर चला दी बहुत से लोगों पर। पुलिसमैन 21 जो पुलिस थे वो मर गए उनकी वजह से, लड़ाई की वजह से बीच में पुलिस मर गई। ठीक है, इस सब की वजह से गांधी ने जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया हुआ था वो खत्म कर दिया, क्योंकि बहुत ही डिस्टर्बेंस मुल्क में क्रिएट हो गई थी। ठीक है, अच्छा फिर क्या हुआ कि तुर्की की डेवलपमेंट में यह था कि जंग खत्म हो गई, जो भी सब कुछ था खत्म हो गया, और अतातुर्क जो थे वहाँ की जो है लीडर बन गए। ठीक है, उन्होंने क्या किया, सल्तनत की पावर को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। मतलब पहले उस्मानी सल्तनत, ये जो सल्तनतें चलती थी, कौन कौन सी सल्तनत मुझे नाम भूले हुए, लेकिन जो अभी उस्मानिया सल्तनत चल रही थी उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, खत्म कर दिया। और ये जो थे ना, नेशनल ग्रैंड नेशनल असेंबली के थ्रू जो है अतातुर्क जो है लीडर बने थे। अच्छा फिर क्या हुआ, मार्च 1924 में ये अतातुर्क ने जब एक सिग्निफिकेंट सिग्नेचर कर दिया, मतलब खत्म कर दिया ये सल्तनत, तो खिलाफत मूवमेंट खत्म हो गई। ठीक है, मतलब इसी वजह से वो जो है कर रहे थे ना, मुसलमान खिलाफत मूवमेंट चला रहे थे कि सल्तनत बरकरार है। इस वजह से मुसलमानों का दिल भी बहुत खफा हुआ। फिर एक पूरी टीम मुसलमान की जो है, मुसलमानों की तुर्की गई इस मामले में बात करने के लिए कि सल्तनत ना खत्म करें, इससे हमारा बहुत गहरा ताल्लुक है, हमारी मतलब एक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम से ये चीज़ चलती आ रही है। तो वो इस चीज़ को लेके बहुत खफा थे, लेकिन उसने नहीं बात मानी और जो है खिलाफत को खत्म कर दिया हमेशा के लिए। ठीक है, कंक्लूजन में वही सारे पॉइंट्स आते हैं जो कि हम पढ़ चुके हैं अभी स्टार्ट में, ऊपर से लेके जो पूरा टॉपिक है वो सारा कंक्लूजन में आप खुद रीड कर लें, सारी वही चीज़ें लिखी हुई हैं कि हिंदू मुस्लिम की जो है उनके दरमियान जो मुख्तलाफात हैं, ये सारे इंसिडेंट्स जो हुए, खिलाफत मूवमेंट जो कैसे चली, तुर्की में जो लड़ाई थी उसकी वजह से यहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ, वो सारी बातें बस एक सारा खुलासा इसमें लिखा है। ये आप एक दफ़ा रीड कर लें, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं है। ये इसलिए लिखा गया है कि मतलब आपको थोड़ा पॉइंट क्लियर हो जाए कि हमने क्या ऊपर अब पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर 7 हम करने जा रहे हैं और टॉपिक है वो है मुस्लिम पॉलिटिक्स ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया मतलब जो ब्रिटिश की हुकूमत थी इंडिया में, तो उस टाइम मुसलमानों की पॉलिटिक्स कैसी थी। इसमें हम कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे, दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल, नेहरू रिपोर्ट, कायदे-आज़म के 14 पॉइंट्स और सिमन कॉन्फ्रेंस, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्रपोजल। ये पढ़ेंगे। थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं कि इस टॉपिक से पिछला टॉपिक था वो खिलाफत मूवमेंट था, जिसमें हमने पढ़ा था कि तुर्की में जो लड़ाई हो रही थी उसके लिए मुसलमानों ने बाइकआउट कर दिया था अपने मुल्क में ब्रिटिश की चीज़ें। तो वो सारा जो पिछला लेक्चर हमने पढ़ा है उसके बारे, उस टाइम पर जो जब खिलाफत मूवमेंट था, तो तब मुसलमान और जो इंडिया थे उनकी आपस में कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग हो गई थी। मतलब दोनों मिलकर मदद करना चाह रहे थे तुर्की की, और बाइकआउट दोनों ने मिलकर किया था, तो इनके ताल्लुकात थोड़े बेहतर हुए। तो इन लोगों ने, इनके जो लीडर्स थे हिंदू और मुस्लिम के, उन्होंने एक जो है कॉन्स्टिट्यूशन प्रपोजल बनाने के लिए एक जो है वो किया, इकट्ठे हुए। हमारा आता है फर्स्ट पॉइंट, दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल। अच्छा, दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल में क्या था कि मुस्लिम लीडर्स थे जो कायदे-आज़म के अंडर चल रहे थे, वो सब इकट्ठे हुए दिल्ली में, और उन्होंने इंपॉर्टेंट पॉलिटिक्स और जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो इश्यूज थे उन पर बैठकर बात की। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मेंशन है जिसमें लिखा हुआ है कि पहला पॉइंट तो ये है कि मुसलमान चाहते थे कि जो एरिया है पंजाब और बंगाल का, जहाँ पर मुसलमानों की मेजोरिटी है, वो मुसलमानों को मिल जाए। ठीक है, दूसरा ये था कि वो चाहते थे कि जो स्पेशल जो होते हैं ना वोटिंग सिस्टम, वो ना मिले। खैर जरूरी नहीं, वो नहीं ये कहते थे कि मतलब मुसलमानों के लिए एक्स्ट्रा वोट हो, वो यही कहते थे कि मतलब हमें जितनी हमारे हकूक है वो ही मिले तो बहुत है। ठीक है, उनका दूसरा ये था कि सिंध जो है वो चाहते थे कि सेपरेट हो जाए बॉम्बे से, अपना ही स्टेट हो, क्योंकि सिंध में ज़्यादा बड़ा वो था शहर, तो वो चाहते थे सिंध की अपनी जो है एक ओन रिप्रेजेंटेशन हो, स्टेटस हो इसका। ठीक है, वो कहते थे कि जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस है, जो एनडब्ल्यूएफपी है इस वक्त, पेशावर है, वो चाहते थे कि उसमें कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें चेंजेस करने दें हमें। और उनका ये था कि 1/3 सीट जो है वो सेंट्रल लेजिस्लेशन में मुसलमानों की रिजर्व हो, मतलब उनका ही हो, ये ना हो कि उनकी एक सीट हो के, जो है इतना होता है ना जैसे पार्टा होता है उसकी सीटें होती है, और जो और कौन से बोर्ड होते हैं उसमें इस तरह सीटें होती है, तो इसमें भी रिजर्व हो सीटें मुसलमानों की। और लास्ट जो उनका पॉइंट था वो ये कहते थे कि अगर कोई लॉ हो और उसको 1/3 पार्टी मेंबर जो है ना वो डिसएग्री करते हैं, तो वो लॉ पास नहीं होना चाहिए। मतलब ज़्यादा वोटिंग सिस्टम में जितने पावर, अगर उससे ज़्यादा लोग कहते हैं ठीक है तो वो काम हो, नहीं कहते तो नहीं होगा वो काम। अगर तो ये डिमांड मुसलमानों की मानी जाती है, तो वो अपने आइडिया जो है अपना जो डिमांड है उससे गिव अप कर देंगे, सेपरेट इलेक्टर्स की जो डिमांड है उसे गिव अप कर लेते हैं। इस चीज़ से जो है ना मुस्लिम लीग में डिवीजन आ गई। मतलब कुछ मेंबर्स जो थे सर सैयद अहमद खान की बात चल रहे थे, कुछ कायदे आज़म की। कायदे आज़म ये चाहते थे कि मतलब ये बात हमारी मान लें, ये पॉइंट्स माने जाएँ, तो फिर हम जो सेपरेट इलेक्टर्स को वो कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे, और हम यूनाइट होकर रहेंगे। नेक्स्ट आता है द नेहरू रिपोर्ट। कांग्रेस ने ऑर्गेनाइज की एक मीटिंग जिसमें सारी पार्टीज जो थी वो मिलकर एक कमेटी बनाकर काम इकट्ठा करेंगी, और जिसमें मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू जो है वो सेक्रेटरी थे उनके। ठीक है, तो उन्होंने बैठकर इस पर बातचीत की। क्या बातचीत में ज़्यादातर ऐसे पॉइंट्स थे जो मुसलमानों के खिलाफ थे। पहला तो ये था कि वो कहते थे हिंदू कि मुसलमानों के लिए सेपरेट वोटिंग सिस्टम ना हो। दूसरा ये था कि वो कहते थे कि सेंट्रल असेंबली में 1/3 सीट मुसलमानों को ना मिले। और थर्ड पॉइंट उनका ये था कि वो कहते थे जहाँ पर मेजोरिटी होगी मुसलमानों की, वहाँ पर ही सिर्फ उनको वोट मिलेगा, मतलब उनकी जो है वहाँ की वोटिंग सिस्टम होगा, उनको उनकी सीट रिजर्व नहीं करनी थी। मतलब हिंदुस्तान में तो ज़्यादा मेजोरिटी हिंदुओं की थी, मुसलमान कम ही थे, तो इस वजह से उन्होंने ये बात रखी थी कि अगर मुसलमानों की सीट रिजर्व होगी तो लाजमी मुसलमान को ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट उनका था
कि सिंध जो है वो सेपरेट प्रोविंस तब होगा जब वो अपने आप को सपोर्ट कर सके। ये वो सारे पॉइंट्स हैं जो मुसलमानों ने पेश किए थे ना, तो इस रिपोर्ट में हिंदुओं ने इनका इख्तिलाफ किया था इन पॉइंट्स के, वो बता दिए थे कि तब सिंध जो है सपोर्ट, वो अपने आप को सपोर्ट करेगा तो तब उसको जो है उसकी प्रॉपर शिनाख्त मिलेगी। ये सारे उन्होंने उनकी वजह बता दी। और लास्ट जो पॉइंट था उनका, हाँ, एक और पॉइंट ये था कि बलूचिस्तान और फ्रंटियर प्रोविंस जो था एनडब्ल्यूएफपी, वो चाहते थे ना कि उनमें कॉन्स्टिट्यूशन की चेंजेस आए, तो उस पर भी उन्होंने कुछ कंडीशन रख दी कि कंडीशंस होंगी तो तभी जो है वो चेंजेस कर सकेंगे। कायद आजम कोशिश कर रहे थे कि ये जो रिकमेंडेशन हिंदू कर रहे हैं ना, इसको जो है वो डिसएग्री कर दें कलकत्ता में जब ये हो रहे थे, लेकिन ये नहीं हो सका। जब मीटिंग हो रही थी तो तब वो चाह रहे थे कि ये पॉइंट खोजें, लेकिन हिंदुओं ने नहीं करने दिया। इस बात पर कायद आजम को एहसास हो गया कि हाँ, मुसलमान और हिंदू एक साथ यूनाइट होकर नहीं रह सकते। पीछे जो पॉइंट्स थे उसमें कायद आजम भी चाह रहे थे कि हाँ चलो, ये हमारी ये शर्तें मानते हैं तो हम यूनाइट हो जाएंगे, लेकिन जब उन्होंने ये कह दिया कि ये शर्तें तब मानी जाएंगी, तो फिर कायद आजम ने भी सोच लिया कि ये एक साथ रहने के काबिल नहीं है। इन सब चीज़ों के बाद कायद-ए-आज़म ने 14 नकात 14 पॉइंट्स अपने पेश किए कि हाँ, अब आप नहीं मानते तो अब हम अपने पॉइंट्स 14 रखते हैं। अगर ये मानोगे तो ठीक है, नहीं मानते तो फिर हमें अलग नेशन दो, पाकिस्तान, हमें अलग सेपरेट मुल्क चाहिए जहाँ पर हमारे पॉइंट्स माने जाएँ, हमारी बातें मानी जाएँ। तो उसके बाद आया जिन्ना के 14 पॉइंट्स। 1929 को जो है कायद-ए-आज़म ने अपने 14 पॉइंट प्रेज़ेंट किए, जिसमें सबसे पहले था कि सेपरेट वोटिंग सिस्टम हो। मुसलमानों का अलग वोटिंग सिस्टम हो और हिंदुओं का अलग हो, रिलीजन के हिसाब पर मुसलमानों की अपनी वोटिंग हो और हिंदुओं की अपनी हो। फेयर रिप्रेजेंटेशन हो, मतलब एक फेयर क्या कहते हैं, उसको कहते हैं इंसाफ हो रिप्रेजेंटेशन में, दोनों को इक्वल जो है सीट्स मिले, इक्वल डिसीजन मेकिंग पावर मिले, सबके इक्वल राइट हो। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, हर किसी को रिप्रेजेंटेशन मिले, हिंदुओं की रिप्रेजेंटेशन हो, मुसलमानों की अपनी हो, सिंधी की अपनी हो, बलोची की अलग, हर पॉपुलेशन की अपनी रिप्रेजेंटेशन हो। सिंध को सेपरेट स्टेटस दिया जाए, मतलब जैसे वो कह रहे थे कि वो अगर सपोर्ट फाइनेंशियली स्ट्रांग है या नहीं, उनको अपना वो मिले, स्टेटस मिले। मुसलमान की जो कल्चर है उसको प्रोटेक्शन दी जाए। वहाँ पर होता था इंडिया में कि हिंदू आते थे मस्जिदों में, उनको तंग करते थे इधर-उधर, तो वो कहते थे कि हमें प्रोटेक्शन दी जाए कि हमें कोई तंग ना करे। ठीक है? रिलीजन फ्रीडम हो, आराम से इबादत कर सके मुसलमान, कोई उनको तंग ना करे, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। बस सारी चीज़ें डाल दें, हर पॉइंट को खुद से बना के भी डाल सकते हैं। रिलीजन की फ्रीडम, आज़ादी हो, इक्वालिटी हो, अनफेयर टैक्सेस ना हो, फेयर एम्प्लॉइज़ हो, मुसलमानों को भी नौकरियाँ मिलें, सारे पॉइंट्स जो मुसलमानों को नहीं मिले। अभी भी बहुत से नहीं मिलते, लेकिन फिर भी हमें सेपरेट मिल तो गई, ये बात तो हम खुले से कर सकते हैं ना। ठीक है? प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज हो, उर्दू बोलने से उर्दू बोले, इंग्लिश बोलना चाहता है इंग्लिश बोले, तो ये सारी चीज़ें तो हमें मिली हुई हैं। ठीक है? और फेयर शेयर ऑफ रिसोर्सेज़ हो, एजुकेशन हो, मुसलमान अपने हिसाब से तालीम हासिल करें, प्रोटेक्शन दी जाए उनके राइट्स को, सारे ये सारे 14 पॉइंट्स बनाकर आप लोगों ने लिख देने हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता होता है। ठीक है? लॉन्ग क्वेश्चन में आता होता है। कोई भी हो तो आपको कह देंगे कोई सिर्फ 5 पॉइंट लिखिए, क्योंकि 5 नंबर का सवाल होता है ना, तो 5 पॉइंट तो आने ही चाहिए लाज़मी आपको। नेक्स्ट आता है सीमेंट कमीशन। अच्छा, ये सीमेंट कमीशन जो है, ये ब्रिटिश की गवर्नमेंट ने बनाई थी, 1972 में बनाई थी इंडिया में, जिसका मकसद ये था कि वो हिंदुओं से पूछे कि जी आपका फ्यूचर क्या प्लान्स है, फ्यूचर में कैसी होनी चाहिए गवर्नमेंट। तो वहाँ की पार्टीज़ थी, उन्होंने डिसएग्री कर दिया था, क्योंकि वो ब्रिटिश को चाहते ही नहीं थे कि आप हमारे कामों में मुदाखलत करें, वो चाहते थे बस ब्रिटिश छोड़ के जाए इंडिया। ठीक है? तो उन्होंने उससे वो कर दिया था, इनकार कर दिया था, बायकॉट कर दिया था उनकी जो है डिमांड पर। ठीक है? इसमें कुछ पॉइंट्स उन्होंने दिए हैं कि इन पॉइंट्स पर आप क्या चाहते हैं, मतलब फेडरल सिस्टम गवर्नमेंट का चाहते हैं, जहाँ पर सेंटर जो है उनका गवर्नमेंट का वो स्ट्रॉन्ग हो। दूसरा ये कि वो कहते थे कि 2 हाउसेज़ हों, मतलब सेपरेट ग्रुप हो गवर्नमेंट के जो अलग-अलग लॉ पास करें, मतलब एक बर्डन हो, आधी चीज़ें एक आधा ग्रुप संभाले, आधी दूसरा संभाले। एंड ऑफ हायरार्की इसमें ये था कि ये सजेस्ट करते थे कि आधी गवर्नमेंट जो है सिस्टम वो ब्रिटिश कंट्रोल करे और आधी जो है इंडियन लीडर कंट्रोल करे। तो ये सारे पॉइंट जो थे, ये हिंदू नहीं चाहते थे, ये ब्रिटिश चाहता था कि ये चेंजेस आएँ। नेक्स्ट पॉइंट है जी, मोर पावर टू प्रोविंस। वो कहते थे ना कि जो अथॉरिटी है वो लोकल गवर्नमेंट को मिले। डिफरेंट ग्रुप की लोकल गवर्नमेंट होती है ना, प्रोविंस अब छोटे-छोटे होते हैं, तो उनको जो है ये अथॉरिटी मिले। गवर्नर जो ब्रिटिश का बड़ा था गवर्नमेंट का, वो चाहते थे कि वो छोटे-छोटे काम जो होते हैं अफेयर्स, डेली लाइफ के डेली के अफेयर्स, उनमें काम ना करे, बस बड़े-बड़े कामों के लिए वो बैठा रहे। और चेंज इन एनडब्ल्यूएफपी, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंज करना था, वो रिकमेंडेशन, मतलब उन्होंने कहा कि एनडब्ल्यूएफपी में चेंजेस भी हों। ये सारी चीज़ें तो ब्रिटिश की तरफ से थी, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट नहीं चाहती थी इस पर अमल करना, क्योंकि वो चाहती थी कि ब्रिटिश मुदाखलत ना करें इन कामों में। ठीक है? नेक्स्ट आता है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब इसमें हमारे पास 3 कॉन्फ्रेंसेस आती हैं। फर्स्ट कॉन्फ्रेंस आएगी, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फिर सेकंड आएगी, फिर थर्ड आएगी। उनमें पॉइंट्स होंगे कुछ, ठीक है? फर्स्ट कॉन्फ्रेंस जो थी उसमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, मतलब सर सैयद अहमद खान, मौलाना एमए और जौहर जो है, ये बड़े-बड़े पाकिस्तान के जो लीडर्स थे, ये इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। इन्होंने कुछ पॉइंट्स रखे जिसमें कहा गया कि फेडरल सिस्टम होना चाहिए, जो इंडिया में, ये तो इंडिया में ही तब थे ना, मतलब पाकिस्तान नहीं बना था उससे पहले की बात है। तो उन्होंने कहा कि फेडरल सिस्टम हो जहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट हो, और जो गवर्नमेंट है वो डिफरेंट रिलीजन की जो है ना, हर रिलीजन में उसको पावर दी जाए कि वो डिसीजन ले सके। ठीक है? फेडरल सिस्टम मतलब प्रोविंस प्रोविंस हो, उनको पावर दी जाए हर प्रोविंस में। सेकंड वो कहते थे कि सेल्फ गवर्नमेंट हो, मतलब कि जो छोटे रिलीजन्स भी हैं, हर तरह का रिलीजन, वो अपने काम खुद कर सके, वो मुताज़ ना हो कि जी ऊपर से ऑर्डर आएगा तो हम काम करेंगे। ठीक है? सेफगार्ड टू मिनॉरिटीज़, मतलब छोटी जो तबके हैं, छोटी इंडिया में तो अभी शूदर और इस तरह के पता नहीं कौन-कौन सी हैं, उनको बहुत ही जो है हकीर समझा जाता था, तो वो कहते थे मुसलमानों को भी हकीर ही समझा जाता था। वो यही कहते थे कि इनको इक्वल राइट मिले, ठीक है? सेफगार्ड मिले, प्रोटेक्शन मिले, कोई भी आगे कुछ भी ना कह जाए। सेपरेट इलेक्टर्स, मतलब कि वही बात आती है, दोबारा से रिपीट होती है कि वोटिंग सिस्टम में मुसलमानों की सीट रिजर्व हो, वो यही बात अपनी पेश उन्होंने की है। फिर आता है प्रेफरेंशियल रिप्रेजेंटेशन। इसमें ये था कि ये बिलीव करते थे कि मुस्लिम कम्युनिटीज़ जो हैं उनमें मुसलमानों की सीट जो है सिक्योर हो, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से, मतलब जो जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उसमें मुसलमान की सीट रिजर्व हो पहले से ही। मेजॉरिटीज़ इन पंजाब एंड बंगाल, मतलब पंजाब और बंगाल में मेजॉरिटी है, तो वो उनके हिसाब से सिक्योर हो, मुसलमान मेजॉरिटी सिक्योर हो। ठीक है? नेक्स्ट सेकंड जो कॉन्फ्रेंस आती है उसमें क्या था कि
मौलाना एम और एमए और जौहर जो थे, ये दोनों पास अवे मतलब फोर्थ हो चुके थे। और इकबाल जिन्ना और इसके अलावा गांधी, कांग्रेस के जो लीडर थे गांधी, वो इसमें मौजूद थे। और इन्होंने डिस्कशन की जिसमें वही सारी बातें रिपीट होती हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स चेंज है। एक फेडरलिज्म मतलब वही फेडरल सिस्टम हो, डिसीजन मेकिंग जो है वो डिवाइड होनी चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट और रिलीजन के दरमियान, रिलीजन गवर्नमेंट में, ठीक है। सेकंड वही है कि मिनॉरिटीज को उनके राइट्स दिए जाएं, उनको उनके इंटरेस्ट के मुताबिक जो है गवर्नमेंट में पोजीशन दी जाए, ठीक है। इन दोनों कॉन्फ्रेंस में डिफरेंट जो है कॉन्फ्रेंस क्या कहते हैं, पार्टीज के मेंबर्स बैठे थे, जिन्होंने इंडिया की जो गवर्नमेंट सिस्टम है उसको उस पर बातचीत की, ठीक है। इन कॉन्फ्रेंस पे यही सारी बातें चली। नेक्स्ट आता है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट में क्या था कि गवर्नमेंट ने जो है वो कर दिया, रिजॉल्व कर दिया ये मसला कि वो कहते थे कि सेपरेट इलेक्टर्स हो, लो कॉस्ट जो है उसके लिए भी सेपरेट इलेक्टर्स हो। लेकिन गांधी ने क्या कर दिया, अपोज कर दिया कि सेपरेट इलेक्टर नहीं होंगे। अपनी हंगर स्ट्राइक कर ली कि बस मैं फाका करूंगा, वोट करूंगा, और ये जो है ये नहीं होगा। लो कॉस्ट को कैसे वो मिल सकते हैं, मतलब वो बहुत हकीर समझता था उनको ना। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो है ये स्ट्राइक की डेट और मतलब मरने के उस तक पहुंच के, जिस वजह से गवर्नमेंट में ये चीज़ खत्म कर दी, सेपरेट इलेक्टर वाला सिस्टम खत्म करके और रिजर्व कर दी सीट। मतलब कि अब पूरी जो पावर होगी ना उसमें एक दो सीट्स होंगी लो कास्ट की, जिसको वही बात है, जिनको रहने ना देने वाली बात है, ठीक है। थर्ड राउंड कॉन्फ्रेंस आती है। इस कॉन्फ्रेंस में वो बातें डिस्कस हुई जो पहली दो कॉन्फ्रेंसेस में नहीं हुई थी, लेकिन ये बहुत फोर्स क्या कहते हैं कॉन्फ्रेंस थी। इसमें ना कायदे आजम ने पार्टिसिपेशन की क्योंकि वो लंदन में थे, और गांधी ने भी इसमें पार्टिसिपेशन नहीं की। ये दो मेन लीडर्स थे डिफरेंट पार्टीज के, जिन्होंने नहीं की, तो इस वजह से इस कॉन्फ्रेंस को इतना नहीं बातचीत चली। नेक्स्ट आता है व्हाइट पेपर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रपोजल। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक डॉक्यूमेंट पेश किया जिसको व्हाइट पेपर कहते हैं। इस डॉक्यूमेंट में उन्होंने प्लान्स बताए कि इंडियन गवर्नमेंट कैसे चलेगी, मतलब सारी हुकूमत ही ब्रिटिश की चल रही थी इंडिया में, तो वो अपने रूल्स लगाते थे। तो डायरेक्टली एट द सेंटर, मतलब कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, नेशनल गवर्नमेंट बड़ी वाली जो होती है, वो उसकी डायरेक्टली सिस्टम था। उसमें क्या होता है कि जो डिफेंस, फॉरेन अफेयर, जो फाइनेंस होती है, मतलब सारे सारे बड़े बड़े काम वो सारे ब्रिटिश गवर्नमेंट संभालेगी, ब्रिटिश के ऑफिसर संभालेंगे, और इन मामलों में जो है इंडियन गवर्नमेंट कुछ भी नहीं बोलेगी। उन्होंने ये रूल सेट किया था। दूसरा था कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन प्रोविंस, मतलब छोटे छोटे जो प्रोविंस है, स्टेट्स हैं, वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होगी, मतलब वो इंडियन लीडर जो है ना उस प्रोविंस को जो पावर जो है उस पर चलाएंगे, अपने डिसीजन लेंगे। जैसे कि हेल्थ हो गया और एजुकेशन सिस्टम, ये सारी चीजें जो है इंडियन गवर्नमेंट देखेगी, मतलब इंडियन ऑफिसर्स देखेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट, इसमें क्या था कि बहुत से रिलीजन्स पे, कम्युनिटीज जो है उस पर बहुत सारी बातचीत के बाद भी मुसलमान का ये जो इशू था मुसलमानों का, वो हल नहीं हो सका, ठीक है। इसमें अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मैं लिखता हूँ कि मतलब क्या क्या जो है मसले आए। हिंदू मुस्लिम का रिलेशन जो था वो इस एक्ट की वजह से ठीक नहीं हुआ, वो खराब से खराब यहाँ तक हुआ कि आखिर में टू नेशन मतलब बन गया अलग अलग होकर। फेलियर टू रीच एन आर्गुमेंट, मतलब जितने भी आर्गुमेंट थे, लीडर्स को सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे अपनी डिमांड्स को लेके, ना इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन निकल रहा था। मुस्लिम डिमांड्स चेंज, मुसलमान पहले तो ये चाहते थे कि उनके राइट को प्रोटेक्शन मिले इंडिया में, लेकिन फिर वक्त के साथ साथ उनको समझ आ गई, और कुछ लीडर का डिमांड जो है कन्वर्ट हो गया कि वो कहते थे नहीं, हमें अब डिमांड है हमारी, हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें अपना सेपरेट नेशन चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। इसमें यही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट के बाद भी ये मसले हल नहीं हो सके, हिंदू मुस्लिम के बीच में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट थे वो खत्म नहीं हो सके, यहाँ तक कि मुसलमानों ने भी डिमांड की सेपरेट जो है नेशन की, पार्टीशन ऑफ इंडियन फिर हुई 1947। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 में था, और फिर इतना अर्सा ये चलता रहा, और 1947 में जो है एट द एंड 1947 में पाकिस्तान जो है वजूद में आ गया। लेक्चर नंबर 8 करने जा रहे हैं, स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। हमारा आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलामा इकबाल प्रेसिडेंशियल एड्रेस दिसंबर 1930, ठीक है। डेट्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे एमसीक्यूज के लिए। आज के सारा ऑलमोस्ट 50% क्या ज़्यादा 50 से लगा लें 70% डेट्स होती हैं एमसीक्यूज में। तो आप लोगों ने डेट्स, अच्छा हाँ दूसरी बात ये याद रखना कि डेट में 1930 ज़्यादातर, मतलब ये जो ईयर होता है ना ये नहीं पूछे जाते, ज़्यादातर मंथ्स पूछे जाते हैं। हम अपनी हर दफ़ा ध्यान देते हैं कि क्या ईयर है, ईयर पे ध्यान देते हैं और मंथ छोड़ देते हैं, तो पेपर में ज़्यादातर मंथ्स आते हैं, ईयर दिया होता है और मंथ्स आते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों ने दिमाग में बिठानी है कि ईयर के साथ मंथ भी याद करना है। थोड़ा सा पढ़ते हैं इलामा इकबाल की कंट्रीब्यूशन। उन्होंने, इलामा इकबाल बहुत एक इन्फ्लुएंसर थे, थिंकर थे मुसलमानों की हिस्ट्री में। उन्होंने मोटिवेट किया मुसलमानों को कि कैसे जो है अपनी आइडेंटिटी बनाए, कैसे इंडिपेंडेंस में जो अपनी इस मुल्क में जब तक एक साथ है तो कैसे यूनिटी इकट्ठी करें, मतलब कैसे इत्तेफाक रखें अपने आपस में, बहन मतलब मुसलमानों के दरमियान कैसे इत्तेफाक रहे, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है इलामा इकबाल ने मुसलमानों के दरमियान में जाके, इसके अलावा जो है उन्होंने अपनी आवाज़ एक अपने जो उनके सपने थे वो सारे जो है इलाहाबाद के एड्रेस पर वहाँ पर एक स्पीच की थी जिसमें ये सारे अपने उन्होंने बताए थे, ठीक है। अब बैकग्राउंड थोड़ा सा हम लिखते हैं। हिंदू और मुसलमानों के आपस के ताल्लुकात तो तब से ही खराब थे जब ब्रिटिश इंडिया मतलब वॉर हुई थी 1857 की वॉर की बात से, ठीक है। उनके ताल्लुकात खराब हो गए क्योंकि हिंदुओं ने मुसलमानों पर इल्जाम लगा दिया कि जंग की वजह इनकी है, इन्होंने जंग की है, ठीक है। और मुसलमानों का तब से ही सेपरेट आइडेंटिटी का जो है एक इशू वो स्टार्ट से ही था कि वो कहते थे कि हमारी सेपरेट आइडेंटिटी, हम हिंदुओं के साथ नहीं है, हम अलग हैं, हम अलग हैं, यही बात चलती रही, ठीक है। इस इन सब चीज़ों की वजह से लड़ाइयाँ होती गई, तो आखिर में मुसलमानों ने टू नेशन थ्योरी जो है उसको बताया, ब्रिटिश को कहा कि हम लोग जो है अलग है मुसलमान से, और हमें हमारी अपनी नेशन चाहिए। हिंदुओं ने बहुत कोशिश की कि अपनी मेजॉरिटी में मुसलमानों को जो है एब्जॉर्ब कर लें और उनका बस वो खत्म हो जाए सेपरेट आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। इलामा इकबाल ने इस सारी चीज़ों में बहुत काम किया, मुसलमानों को जो है उनके साथ खड़े रहे, उनको ये मतलब उनको प्रॉफिट की बातें बताई कि उनके तरीके बताए कि इस पर चलना है, हमने दीन के इस्लाम के तरीके पे चलना है और हमने आज़ादी लेनी है, क्योंकि हिंदुस्तान में ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं थी, ठीक है।
उनको बहुत से अवार्ड मिले, मतलब टाइटल मिले अपनी उसमें, सर का टाइटल मिला हुआ था, और दूसरा वो पंजाब के मेंबर भी थे लेजिस्लेशन काउंसिल में, उनमें उसमें मेंबर भी थे वो, ठीक है। उन्होंने क्या किया, अलीगढ़ में अपना लेक्चर डिलीवर किया, हैदराबाद में मदारस जगह का नाम है, ठीक है, अलीबाद में ये जगह है, और वहाँ पर उन्होंने अपनी जो मीटिंग में डिलीवर किया अपने फेमस एड्रेसेस। ये आगे हम जो डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर कुछ पॉइंट मेंशन है जिसमें इलामा इकबाल की थॉट्स मतलब उन्होंने एड्रेस किए थे, ठीक है। पहला तो आता है कि रोल ऑफ इस्लाम। इस्लाम में वो क्या कहते थे कि इस्लाम जो है, इस्लाम की इंपॉर्टेंस हमारी सबकी जिंदगियों पे है। जबकि देखिए वो कहते थे कि यूरोप जो है वो मतलब इस तरह का नहीं है, वो सेपरेट रिलीजन है, वहाँ पर सेपरेट जो है वो अलग है। लेकिन उनका बिलीव ये था कि इंडिया जो रिलीजन है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है सोसाइटी में, मतलब कि यहाँ पर सिर्फ इंडिया में मुसलमान हिंदू नहीं है, मुसलमान भी है, तो वहाँ पर उनको इस्लाम की अहमियत नहीं समझा सकते थे लोगों को कि वो क्या समझ रहे थे। वो कहते थे कि रिजेक्टिंग सेकुलरिज्म में हम यही देखते हैं कि वो कहते हैं कि इस्लाम किसी एक बंदे का मैटर है, ये वो पर्सनल हो जाते थे कि यहाँ पर्सनल है ये इनका कुछ, लेकिन वो नहीं समझते थे कि ये पूरी एक रिलीजन की बात है, ठीक है। इसमें यही है कि वो समझते थे कि ये किसी सिंगल बंदे के थॉट्स हैं, किसका एक बंदे का मैटर है, नहीं। इकबाल कहते थे कि इस्लाम सिर्फ स्पिरिचुअल गाइडेंस प्रोवाइड नहीं करता, वो पूरे सिस्टम को, एथिक्स, पॉलिटिकल लॉ और जो सिविलाइजेशन है उस सब को चलाने की बात बताता है, ठीक है। हर किसी को प्रॉपर अरेंजमेंट में, मतलब एक प्रॉपर सीक्वेंस से हर चीज़ बताता है। वो कहते थे कि इस्लाम जो है यूनाइट करता है मुसलमानों को, हिंदुओं को और मुसलमानों को, मतलब यूनिटी बताता है। लेकिन इंडिया वाले तो ये नहीं मानते थे, वो तो कहते थे कि मतलब हमें हकूक मिले, मुसलमानों को ना मिले। तो ये बात भी इसमें आती थी कि यूनाइट, वो इस्लाम इकट्ठा करने को अभी भी देखें भाईचारा सिखाता है, लेकिन इंडिया वाले लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आती थी, ठीक है। नेक्स्ट है कम्युनिकल क्वेश्चंस, मतलब उनका बिलीव ये था कि हिंदू और मुसलमान कम्युनिटी के बीच में जो इख्तिलाफात है उसको हल होना चाहिए। वो कहते थे कि मुसलमान अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर लेंगे इंडिया के लिए, लेकिन ये तब जब उनको अपनी ही वहाँ पर अकॉर्डिंग, इस्लाम के अकॉर्डिंग जो है, ट्रेडिशन के हिसाब से ज़िंदगी गुजारने का मौका मिले, तो वो जो है सेक्रीफाइस करेंगे। लेकिन ये चीज़ें नहीं मिलती तो फिर हमें सेपरेट नेशन चाहिए। इकबाल का मानना था कि फेडरलिज्म तो काम कर रहा है, लेकिन जो नेशनल आइडेंटिटी है उसको एड्रेस होना चाहिए, मतलब उस पर काम चले, और भी काम ज़रूरी है। उनकी सजेशन ये थी कि ब्रिटिश इंडिया है वो रिलीजन के हिसाब से डिवाइड होना चाहिए। पंजाब, एनडब्ल्यूएफपी, सिंध और बलूचिस्तान जो है उनको सेल्फ गवर्नमेंट बनाने का मौका मिले। अगर वो ब्रिटिश के साथ रहते हैं या सेपरेट होते हैं, बस उनको वो चाहिए, अमन चाहिए कि मुल्क में झगड़ा ना हो, ये सारी चीज़ें खत्म हो गई, एड्रेस हो जाए, हर चीज़ जो है सेट हो जाए। उनका मानना था कि इस्लाम ने मुसलमानों को एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी बनाने में हेल्प की, उनको सेंस दिया कि मॉरलिटी क्या होती है, ये सारी चीज़ें। सिंपल वर्ड में इस सब का खुलासा ये है कि इकबाल चाहते थे कि हर चीज़ एड्रेस हो जाए, मुसलमान आज़ादी से अपना रिलीजन और अपना ट्रेडिशनल एंजॉय कर सके, मतलब कोई पाबंदी ना हो, कोई डर ना हो। वो ये मानते थे कि अगर डिवाइड हो जाएगा इंडिया रिलीजन लाइन पर, मतलब मुसलमान जो मुल्क वो साइड है वो मुसलमानों की तरफ और हिंदुओं की साइड हिंदुओं की तरफ हो जाए, तो पीस हो जाएगा, अमन हो जाएगा मुल्क में, ठीक है। लेक्चर नंबर 9 करने जा रहे हैं, यह मुस्लिम पॉलिटिक्स एंड चौधरी रहमत अली, ठीक है। अब चौधरी रहमत अली कौन थे? वो स्मार्ट थिंकर थे, जिन्होंने पाकिस्तान को बनाने में बहुत सी कोशिश की। पाकिस्तान जो वर्ड है ना, वो उन्होंने डिराइव किया, लेकिन उस टाइम किसी ने अटेंशन नहीं दी उनकी बात पे। उन्होंने मुसलमानों को बहुत प्रोटेक्ट किया हिंदुओं से, क्योंकि वो समझ गए थे कि हिंदुओं की क्या-क्या चालें हैं, कौन-कौन सी वजह से वो हिंदुओं पे, मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगा सकते हैं। तो उन्होंने उनको प्रोटेक्ट किया और बहुत सारी कोशिशें की। मुसलमानों के जो लीडर्स थे उनको बहुत परेशानी थी पाकिस्तान के फ्यूचर को लेके, मुसलमानों के फ्यूचर को लेके। तो उस टाइम चौधरी रहमत अली ने अपना आइडिया पेश किया और इंपॉर्टेंस बताई कि क्या-क्या उन्होंने सेफ प्लान बनाए हुए हैं। थोड़ा-सा उनका बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं कि चौधरी रहमत अली जो है शनापुर डिस्ट्रिक्ट में 1893 में पैदा हुए, और उन्होंने जो है बीए अपना किया कंप्लीट इस्लामिया कॉलेज से, और उसके बाद वो लाहौर में जो था उधर से किया, और फिर जो है वो प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब भी उनको मिल गई उसी टाइम। लेकिन फिर उन्होंने अपनी जॉब छोड़ी क्योंकि वो हायर एजुकेशन के लिए कैम्ब्रिज चले गए, बायर मुल्क, ठीक है, स्टडी के लिए। वहाँ पर रह के उन्होंने मुसलमानों के लिए बहुत से प्रोटेक्शन के लिए राइट्स बनाए, मतलब वहाँ के स्टूडेंट्स जो थे उनके साथ मिलकर इस पे बातचीत करते रहे, और नए-नए तरीके, क्योंकि वहाँ के ज़्यादा टैलेंटेड लोग थे, तो उस हिसाब से वो अपने नए-नए प्लान्स बनाते थे। और फिर उनको अपना वो टाइम भी याद आ जाता था कि मतलब मैं अपने कॉलेज टाइम में पाकिस्तान के लाहौर में जब थे सेपरेट स्टेट के लिए हम लोग वो करते थे, मतलब बातें करते थे, तो वो टाइम भी उनको याद आ जाता था, ठीक है। अब चौधरी रहमत अली का हम व्यू देखते हैं कि वो क्या चाहते थे। वो कहते थे कि नॉर्थ और वेस्टर्न एरिया जो है मुसलमानों की मेजॉरिटी है, वो एरिया जो है उनको मुसलमानों की उसमें होना चाहिए, हिस्से में होना चाहिए, और वो हिंदुइज्म से जो है ना तंग आए हुए थे, मतलब कहते थे कि ये खत्म हो और हमें हमारी आज़ादी मिले, ठीक है। इस बारे में वो इट इज़ बेटर फॉर मुस्लिम एंड इस्लाम, दोनों के लिए बेटर है। उन्होंने लिखा था कि मतलब इनके वर्ड्स है नो और नेवर, मतलब नहीं होगा और कभी नहीं होगा। ये वाले ब्लैंक में भी ये बता सकते हैं कि ये किसके वर्ड्स थे। तो चौधरी मतलब रहमत अली के थे ये, ठीक है। इन्होंने पाकिस्तान को वर्ड दिया था, किससे डिराइव होता है? पी फॉर पंजाब, ए फॉर अफगानिया एंड डब्ल्यूएफपी, के फॉर कश्मीर एंड एस फॉर सिंध, और तान मतलब बलूचिस्तान का, ठीक है। तो इससे इन्होंने मिला के पाकिस्तान लफ्ज़ जो है डिराइव किया। इसमें सारी वही बात है कि इंडिया जो है डिस्क्राइब होता है, मतलब एक सिंगल स्टेट नहीं है, यहाँ पर 2 स्टेट है, मुसलमान और हिंदू। जब ब्रिटिश के साथ टाइम लड़ाई थी तो तब वो यही कहते थे कि दोनों हम अलग-अलग नेशन हैं, हम सेपरेट हैं हिंदुओं से, और हमें हमारी आइडेंटिटी दी जाए। वही सारी जो हम स्टार्ट से पढ़ते आ रहे हैं वही सारी बातें इसमें, ठीक है। वो यही कहते थे मतलब कि मुसलमान जो है वो अलग, मतलब सर्वाइवल करें, अपना अलग से हों, हिंदुओं के साथ वो डोमिनेट नहीं होते उनकी नेशन। सब कॉन्टिनेंट में जो है पर्टिकुलर मुस्लिम अलग है और हिंदू अलग है, ठीक है। उन्होंने क्या किया 1940 में जो है एस्टैब्लिशमेंट की नेशनल मूवमेंट किया पाकिस्तान बनाने के लिए, मतलब एक वो चलाई, कॉन्फ्रेंस चलाई कि बात की कि पाकिस्तान अलग सा हो। जो हैदराबाद है और बंगाल है ये ज़्यादा मेजॉरिटी है मुसलमानों की, तो ये मुसलमानों के हिस्से में हो, ठीक है। ये सारी बातें इसमें गई हैं। फिर जब पाकिस्तान बन गया तो वो 1948 में, 47 को बना तो 48 में आए पाकिस्तान, लेकिन यहाँ की आबो-हवा उनके हिसाब पे नहीं थी, क्योंकि वो तो वहाँ ज़्यादा अरसा रहे थे ना कैम्ब्रिज में, और वहाँ पर तो फिर वो वापस चले गए, और फिर जो है वो फ़ौत हो गए 11 फरवरी 1951, ठीक है। 11 फरवरी डेट याद रखना, क्योंकि यही आते हैं मंथ ज़्यादा आते हैं। कंट्रीब्यूशन में क्या-क्या है उनका? उनकी सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन तो ये थी कि उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम स्टेट का जो है नाम रखा, ठीक है। उन्होंने कहा कि मुसलमान डिज़र्व करते हैं सेपरेट होमलैंड। उसके फ्यूचर के बारे में बात की, मुसलमानों के फ्यूचर के बारे में वो कंसिडर करते थे कि इस्लामिक थॉट के हिसाब पे जो है ये मुल्क चले, जहाँ पर उनको इस्लामी तरीकों से ज़िंदगी गुज़ारने का जो वो मिले। जब लाहौर रेज़ोल्यूशन बना, पास हुआ, तो तब ही इसको पाकिस्तान रेज़ोल्यूशन का नाम दिया, क्योंकि पाकिस्तान का लफ्ज़ तो इन्होंने डिराइव किया हुआ था, ठीक है।
हिंदू मुसलमान की लड़ाई का सॉल्यूशन यही था पाकिस्तान। तो यही चीज़ लाहौर रेज़ोल्यूशन से बहुत अरसा पहले ज़ुल्फ़िकार रहमत अली ने डिराइव कर ली थी। नंबर 10 करने जा रहे हैं। हमारी ये लेक्चर सीरीज़ खत्म होने वाली है, बस 5 लेक्चर रह गए हैं। तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं और वीडियो पूरी देखना क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन आएँगे। तो आप लोग अगर वीडियो बीच में भी छोड़ते हैं तो आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें रह जाएँगी। इस लेक्चर में हम 4 टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहला इलेक्शन, दूसरा प्रोविजनल गवर्नमेंट, फिर देयर पॉलिसीज़ और फिर मुस्लिम रिस्पॉन्स मतलब मुसलमानों का क्या रिस्पॉन्स था। तो सबसे पहले हम देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935। बहुत सारे एक्ट आएँगे, आप लोगों ने डेट से याद करना है। सबसे पहला वाला है 1935 का, ठीक है? अच्छा, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट जो था वो ब्रिटिश की तरफ से बना था, ठीक है? ब्रिटिश ऑफ इंडिया इंडिया में जो ब्रिटिश की हुकूमत थी ना, उन्होंने लॉ बनाया था जिसको कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट। लेकिन इस लॉ का जो पूरा पार्ट था वो एक्शन में नहीं था, मतलब इस एक्ट में कुछ चीज़ें हो रही थी और कुछ चीज़ें जो है उन्होंने पास की भी थी। उस टाइम इंडिया में जो है 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, एक मुस्लिम लीग और एक कांग्रेस थी। ठीक है? दोनों ने ही इस लॉ को पसंद नहीं किया, दोनों इसके खिलाफ थे, लेकिन फिर भी वही बात है ब्रिटिश की हुकूमत थी तो उन्होंने मानना था इस बात को और उन्होंने फिर पार्ट लिया इलेक्शन में कि देखें तो सही कि हो क्या रहा है असल में। आफ्टर 1935 1937 में इलेक्शन हुए 2 साल बाद। इसमें जो इम्पोर्टेंट थिंग थी वो ये थी कि लिमिटेड वोट थे। मतलब हर किसी को इजाज़त नहीं थी वोट करने की और जो सेपरेट रिलीजन थे ना मुस्लिम और कांग्रेस कांग्रेस पार्टी जो थी वो बड़ी पार्टी थी और वो जो था चाहती थी कि मतलब ज़्यादा उसको ही मिलते थे क्योंकि ज़्यादा नॉन मुस्लिम थे इंडिया में। तो अब मुस्लिम लीग जो थी वो फ़ोकस कर रही थी कि मुस्लिम पार्टीज़ उनको वो वोट दें। इस दौरान मुसलमानों को टफ सिचुएशन का सामना करना पड़ा क्योंकि मुस्लिम लीग मुसलमानों की जो है पार्टी कम थी, मुसलमान कम थे और हिंदू ज़्यादा थे। तो जब इलेक्शन हुए, इलेक्शन का रिज़ल्ट आया तो वो जो कांग्रेस थी वो जीत गई। क्यों? क्योंकि मदारास उत्तर प्रदेश जो है सेंट्रल प्रोविंस और बिहार बिहार ये सारे जो थे ये सारे लार्जेस्ट पार्टी जो थी ना ये कांग्रेस की थी जिन्होंने कांग्रेस को वोट किया था। मुंबई में जो थी मुंबई में जीत गया तो 704 जो है आउट ऑफ 15,000 मतलब 1585 तो उनको ज़्यादा सीट मिल गई और वो जीत गए। और जो मुस्लिम लीग थी उसने सिर्फ 21 सीट जो है जीती थी जो कि बहुत बैड जो रिव्यू एक तरह से बैड इनका रिजल्ट था। सिंध पंजाब जो है डब्ल्यूएफपी इनमें भी उनकी इतने ज़्यादा अच्छे वोट नहीं हुए तो कांग्रेस जीत गई। उसने सक्सेस गेन की इस सब में और मुस्लिम लीग के जो है अच्छे रिजल्ट नहीं आए जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हुई। अपोजिशन में लोकल जो ग्रुप्स थे ना मुस्लिम के उनमें ज़रा प्रॉब्लम आ गई। 1937 में जब कांग्रेस जीत गई ना तो उन्होंने नई गवर्नमेंट बनाई 6 प्रोविंस को लेकर जिसमें जो है मतलब इलेक्शन में जीतने के बाद एनडब्ल्यूएफपी और भी जो 6 प्रोविंस थे उनको लेकर कांग्रेस ने जो है एक वो की क्या कहते हैं एक लाइट गवर्नमेंट बनाई मतलब मिल गए उन ग्रुप्स के साथ मिल गए जो छोटी-छोटी ये थी ना प्रोविंस इनके साथ मिलकर एक गवर्नमेंट बना दी, ठीक है? मुस्लिम लीग जो थी वो चाहती थी कि वो मेजॉरिटी उनकी जहाँ पे पॉपुलेशन है वहाँ पे वो गवर्नमेंट बनाए लेकिन उसको गवर्नमेंट बनाने की इजाज़त नहीं मिली क्योंकि वो जीते नहीं थे ना। तो इस वजह से वो नहीं अलाउ कर रहे थे बाकी जो नॉन मुस्लिम थे इंडिया के ब्रिटिश वो इंडियन थे वो नहीं अलाउ कर रहे थे कि गवर्नमेंट बनाए। उन्होंने कहा कि हम कुछ शर्तों पर जो है अलाउ करेंगे कि आप गवर्नमेंट बनाएँ। वो शर्तें हैं पहली तो उनका ये था कि मुस्लिम लीग जो है वो डिसबैंड हो जाएगी पार्लियामेंट से मतलब पार्लियामेंट का बोर्ड है उससे बिल्कुल हट जाएगी और मेंबर्स जो होंगे मुस्लिम लीग के वो अलाउ नहीं है कि वो अलग से काम करें। और लास्ट जो पॉइंट है उसमें ये है कि मुस्लिम लीग जो है लॉयल्टी शो करेगी कांग्रेस के साथ। ये इन पॉइंट्स की वजह से मुस्लिम लीग ने उन कांग्रेस के साथ गवर्नमेंट नहीं बनाई क्योंकि ये बात वो मान रही नहीं थी कि ये हो नहीं सकता ये पॉइंट्स हमारे लिए मुनासिब नहीं है। तो इस वजह से फिर गवर्नमेंट नहीं बनी। नेक्स्ट आता है पॉलिसी ऑफ कांग्रेस गवर्नमेंट। अब 1937 से लेकर नवंबर 1939 के दरमियान कांग्रेस ने जो गवर्नमेंट बनाई थी डिफरेंट जो है प्रोविंस में तो उसकी वजह से वो क्या चाहते थे कि मुसलमानों की जो पॉपुलैरिटी है उसको वो डिग्रेड करना चाहते थे टारगेट करते थे मुसलमानों को कि मतलब ये जो है आगे ना बढ़ सके। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जिसकी जो उन्होंने एक्शन लिए जो उन्होंने पॉलिसीज रखी मुसलमानों को करने के लिए। पहले है एंटी मुस्लिम मेजरमेंट। इसमें क्या है कि कांग्रेस जो है उन्होंने जो गवर्नमेंट बनाई प्रोविंस में उसने सिर्फ स्पेसिफिक टारगेट किया मुस्लिम को। उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें की उनके लीडर्स और मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन जो है ना कि वो उसमें पार्टिसिपेट ना कर सके गवर्नमेंट में क्योंकि वो जो है एक पॉपुलैरिटी गेन कर रहे थे तो वो नहीं चाहते थे कि ये हो। तो इस वजह से इन्होंने बहुत से उनके लिए अलग-अलग डिफरेंट ये एंटी मुस्लिम मेजरमेंट मतलब बहुत उसको वो कर दिया कि ये मुस्लिम जो है उसमें काम नहीं करेगी, पार्टिसिपेट नहीं करेगी गवर्नमेंट में। तो मुसलमानों के लिए वही बात है ना कि वो डिग्रेड हो रहे थे, उनको राइट्स नहीं मिल रहे थे। सेकंड है मुस्लिम मास कॉन्टैक्ट मूवमेंट। ये एक कैंपेन है जो कि कांग्रेस ने स्टार्ट की थी कि मुसलमान जो है वो गेन ना कर सके सपोर्ट और कांग्रेस को मिल जाए। तो सारा उन्होंने नेगेटिव एक पर्सपेक्टिव होता है ना प्रिस्क्रिप्शन तैयार कर दिया मुसलमानों के खिलाफ कि हिंदुओं को जो है वो मिले पॉपुलैरिटी और वो मुसलमानों को ना मिले पब्लिक के दरमियान। और थर्ड पॉइंट है कल्चरल एंड एजुकेशनल पॉलिसीज। इसमें क्या था कि हिंदुओं ने जो है अपनी जुबान को एक वो कर दी पॉपुलैरिटी दे दी। ऑफिशियली जो ऑफिस है वहाँ पर भी हिंदू लैंग्वेज इस्तेमाल होगी और जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर भी वंदे मातरम जो है नेशनल एंथम उन्होंने बना दिया। ठीक है? तो वो अपनी अपनी चीज़ को इंपॉर्टेंस दे रहे थे, मुसलमानों को बिल्कुल डिग्रेड कर रहे थे। तो इन सारी वजूहात की वजह से जो है एक नेगेटिव इम्पैक्ट मुसलमानों का पड़ रहा था कि जी हमें हमें सेपरेट नेशन चाहिए, हम यहाँ पर यूनाइट होकर नहीं रह सकते। ओवरऑल इन सब बातों का समरी यही है कि गवर्नमेंट जो थी कांग्रेस गवर्नमेंट उन्होंने नेगेटिव और हार्श इम्पैक्ट किया मुसलमानों पर जिसकी वजह से मुसलमान जो है एक और भी उनके खिलाफ हो गए कि जी अब हमने एक साथ नहीं रहना। और ये जो है कांग्रेस की जो गवर्नमेंट है ये इसने बहुत ही अनजस्टिस और मतलब रूटली जो है बिहेव किया मुसलमानों के साथ। नेक्स्ट आता है मुस्लिम रिस्पॉन्स मतलब ये सारी चीज़ें जो हो रही थी उसके बाद मुसलमानों का क्या रद्द-ए-अमल था। मुसलमान जो थे वो समझ रहे थे कि कांग्रेस जो है उनके साथ ठीक से बिहेव नहीं कर रही और वो उनके रिलीजन को जो ग्रुप उसको जो है डिग्रेड कर रही है। और वो चुप करके देख रहे थे कि गवर्नमेंट क्या एक्शन लेती है क्योंकि सारी गवर्नमेंट तो कांग्रेस की ही चल रही थी ना। तो उन लोगों ने फिर मुसलमानों ने क्या किया न्यूज़पेपर मीटिंग में जो लीडर्स थे मुस्लिम लीडर्स उन्होंने आम आवाम तक अपनी बात पहुँचाने के लिए न्यूज़पेपर इस्तेमाल किए, मीटिंग्स अरेंज की कि मुसलमानों और मुसलमानों को भी पता चले कि जी ये क्या हो रहा है यहाँ पर। और ये सारे मुसलमान इकट्ठे होके इन्होंने इस चीज़ के खिलाफ वो किया जद्दोजहद की और मतलब सबूत इकट्ठे किए कि हमारे पास सबूत हो जिसकी वजह से हम ये बात कर सकें कि मुसलमान हिंदू हमारे साथ क्या कर रहे हैं।
इसके बाद मुसलमानों ने क्या किया, पीरपुर रिपोर्ट जो है इसमें मेंशन ये है कि मुसलमानों ने एक कमेटी बनाई 8 मेंबर पर मुश्तमिल, जो कि लीग की राजा सैयद मोहम्मद मेहदी ने पीरपुर से जो थे, उन्होंने इस इशू पर बात की और उन्होंने इस कमेटी में बैठकर इन अनफेयर जो कांग्रेस के एक्शंस थे उन पर बैठ के बातें की। ठीक है, फिर कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर। इसमें मेंशन है कि कांग्रेस ने जो है सपोर्ट किया मुसलमान लोगों को, उन ग्रुप्स को जो कि मुस्लिम लीग को जो है उसके अगेंस्ट थी। वो उनके साथ मिलकर जो है मुस्लिम लीग के खिलाफ, क्योंकि उनको पता था मुस्लिम लीग एक स्ट्रांग पार्टी है और वो पाकिस्तान को हासिल कर ही लेगी, जो है अलग मुल्क हासिल कर लेगी। तो वो चाहते थे कि मुस्लिम लीग खत्म हो जाए, इसलिए और ग्रुप के साथ मिलकर साजिश करते थे। इस रिपोर्ट ने इन्वेस्टिगेट किया कि कहाँ-कहाँ पे जो लोग हैं वो सपोर्ट करते हैं मुस्लिम लीग को, कि लोगों को बताया जाए कि जो है मुस्लिम लीग को कांग्रेस से खतरा है। ठीक है? दूसरी रिपोर्ट जो शरीफ रिपोर्ट है 1939, डेट्स याद करनी, मार्च 1939 में जो है प्रेजेंट हुई, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। और इस रिपोर्ट में जो मिस्टर शरीफ थे और उनकी टीम जो थी उनको हायर किया मुस्लिम लीग ने कि आप लोग जो है इस अनफेयर एक्शन को वो करें, मतलब इन्वेस्टिगेट करें और पता लगाएं कि हिंदू कहाँ पर जो है अनफेयर बिहेव करें, इस रिपोर्ट को लोगों तक पहुंचाना है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, बिहार जो है एक शहर, वहां पर मुसलमानों के साथ बहुत बुरा सलूक हो रहा था, जो कि एक शहर है, वहां के लोगों को पता है, पूरे जो ओवरऑल कंट्री के ग्रुप्स हैं अलग अलग मुसलमान, उनको तो नहीं पता। तो इसलिए उन्होंने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की और इस सब को देखा कि कहाँ कहाँ जो है अनजस्टिस हो रहा है, हिंदू मुसलमानों के साथ कर रहे हैं। नेक्स्ट रिपोर्ट जो आती है फजलुल हक रिपोर्ट, ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है उन सारी चीज़ों का, वो सारी चीज़ें जो हिंदू जो है मुसलमानों के साथ कांग्रेस जो कर रही थी वो सारी मेंशन है। इसमें ये है कि मुसलमानों ने क्या-क्या किया, अज़ान बंद करा दी, अटैक किए मस्जिदों पर और जो है मिसबिहेव किया मुसलमान औरतों के साथ, बच्चों के साथ और रिस्ट्रिक्ट कर दी, मतलब काऊ को जो ये सब कुर्बानी है इस पे भी रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि आप लोग नहीं कर सकते कुर्बानी। मतलब बहुत बुरा सलूक करे थे और वो चाहते थे कि हिंदू राज जो है इस हिंदू डोमिनेंस कंट्री पर स्टार्ट हो जाए, मतलब हिंदुओं का राज हो। ठीक है? तो ये सारी जो चीज़ें थी ये मुसलमानों ने ज़ाहिर की कि ये मुसलमान की आइडेंटिटी पे खतरा है, एक थ्रेट है कि ये हमें खत्म कर देंगे, इस वजह से इन्होंने आवाज़ उठाई। यहाँ पर अब कुछ पॉइंट मेंशन है जिस जो एक्शन है मुसलमानों ने अपनी तरफ से लिए, हाइलाइटिंग इशू एंड मोबिलाइजेशन, इसमें ये है कि उन्होंने हाइलाइट किए वो सारे मसले जो कि मुसलमानों के साथ हो रहे थे, कांग्रेस फेस कर रहा था। वो कह रहे थे कि सारी मुसलमान कम्युनिटी है वो सारी इससे मिलकर डील करे और सबको पता हो कि हम क्या फेस कर रहे हैं। ठीक है, सेशन एट लखनऊ, लखनऊ पैक्ट हम आगे पढ़ेंगे या आई गेस पढ़ चुके हैं, मुझे अब भूल रहा है। तो इसमें यही मेंशन था कि उन्होंने यहाँ पर एक पूरी जो कॉन्फ्रेंस है वो की अटेंड की, बड़े-बड़े लीडर्स ने, और उन्होंने जो है इसमें इन सारे इश्यूज को जो है डिस्कस किया। क्रिटिसिज्म ऑफ कांग्रेस पॉलिसीज, मतलब मुसलमान जो थे बिल्कुल कांग्रेस की जो पॉलिसीज थी उनके खिलाफ थे क्योंकि वो सारी पॉलिसीज उनके अगेंस्ट थी। जैसे कि ये कि ज़िबा नहीं करोगे, मस्जिदों में नमाज़ नहीं पढ़ोगे, अज़ान नहीं दोगे, और भी इस तरह की उन्होंने पॉलिसीज़ बनाई थी जो मुसलमानों के खिलाफ थी। तो वो जो है कहते थे कि नहीं, हम अपनी हमारी आइडेंटिटी, हमारी उर्दू का जो इश्यू बनाया था ज़ुबान का, और जो है ये तराना था, एजुकेशन पर जो पाबंदी, मतलब हिंदू के सब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें उन्होंने की। तो ये सारी इसमें जो है उन्होंने इसको क्रिटिसाइज़ किया कि हम इन पॉलिसीज़ को नहीं मानते। यूनिटी अंडर द मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग ने ये बताया कि हम सारे जो है एक ही यूनाइट होके मुसलमान रहेंगे, एक ही हमारा बैनर है, और यही चीज़ मुस्लिम लीग जो है नहीं चाहती थी कि मुसलमान इकट्ठे हों। इस वजह से वो सारी पॉलिसीज़ बनाती थी। वर्ल्ड वॉर 2 जो कि जर्मनी, इटली और इस तरह के जो ममालिक हैं और यूनाइटेड किंगडम के दरमियान जो जंग थी, बहुत सी कंट्रीज़ इसमें इन्वॉल्व थी, तो वो अपने बॉर्डर्स को लेके जो है जंग में लगी हुई थी। तो इस जंग की वजह से मुसलमानों पर बहुत अच्छा इम्पैक्ट हुआ, मतलब कि कांग्रेस ने भी अपनी जो है पोजीशन छोड़ दी, अपना रिज़ाइन कर दिया और मुसलमानों को भी चांस मिला कि वो अपनी जो है चीज़ों पर आराम से बात कर सकें, मतलब आज़ादी उनको भी एक तरह से मिल गई। मुस्लिम लीग ने रीडिफाइन की अपनी स्टेट और अपने आप को एक डिटरमाइन किया, अपनी स्टेट को बताया कि अब मुस्लिम लीग मुसलमानों के बगैर भी कोई चीज़ जो है वो नहीं होगी, नहीं चलेगी। उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को जो है एक रिफाइन कर दिया। इस वजह से, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस की जो गवर्नमेंट थी उससे बहुत सबक हासिल कर लिया था। नंबर 11 करने जा रहे हैं, लाहौर रेज़ोल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में लाज़मी आता है। इसमें हम सारा वही पढ़ेंगे, वही करारदाद जो मंजूर हुई थी, बचपन से पढ़ते आए हैं, लेकिन एक रिव्यू कर लेंगे इसमें, तो आपको सारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और रिवाइज़ भी हो जाएगी सारी चीज़ें। ठीक है? तो हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। कांग्रेस के टाइम में जो मुसलमानों के साथ ज़्यादतियाँ हुई, उसकी वजह से मुसलमानों ने एक सेपरेट होमलैंड की डिमांड की। हिंदुओं ने ये रियलाइज़ कर लिया कि हिंदू गवर्नमेंट में जो है मुसलमानों का रूल नहीं चलेगा, और मुसलमान इस चीज़ से बहुत डिसअपॉइंट हुए। तो मुसलमानों ने क्या किया, एक अपनी कैंपेन चलाई, अपना मूवमेंट चलाया, जिसमें उन्होंने अपने लिए सेपरेट होमलैंड की डिमांड की। कांग्रेस के इस बर्ताव की वजह से मुसलमान बहुत डिसअपॉइंट हुए। एक न्यू उनकी ज़िंदगी का एक किताब खोली। कायदे-आज़म ने अपने आर्टिकल में टाइम एंड टाइम में यही मेंशन किया कि मुसलमान एक नेशन है। ठीक है? उन्होंने इस चीज़ को बहुत फोर्स किया कि मुसलमान की आइडेंटिटी इग्नोर हो रही है। इसी चीज़ की वजह से मार्च 1940 में जो है एक रिमार्केबल वो हुआ कमिट, मतलब मेंशन हुआ जो कायदे-आज़म का था। उन्होंने क्या कहा कि इफ सम सैटिस्फैक्टरी सेटलमेंट कैन नॉट बी फाउंड इन यूनाइटेड इंडिया, मतलब मुसलमानों की अगर एक उनको यूनाइट होके नहीं उनकी ये चीज़ मिलती, तो वो क्या करेंगे, सेपरेट होमलैंड की डिमांड करेंगे। 22 से 24 मार्च 1940 को जो है ये लाहौर रेज़ोल्यूशन स्टार्ट हुई, जो कि 24 मार्च को फिर एक्सेप्ट हो गई। इसमें जो है ये जो करारदाद है, मतलब लाहौर रेज़ोल्यूशन लीड की मौलाना फजल हक ने, ये तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं। और इसमें जो है कायदे-आज़म ने अपने जो है एक, मतलब एक खुश इज़हार की कि जो मुसलमानों के साथ जो सर्कमस्टांसेस हुए पॉलिटिकल हिस्ट्री में, इंडिया ने जो हिंदुओं ने मुसलमानों पर किए हैं, उस पर उन्होंने अपने कुछ अल्फाज़ कहा, वो यहाँ पर मेंशन है। मैं उसकी आपको एक समरी सी बता देती हूँ कि कायदे-आज़म ने कहा कि मुसलमानों की जो मसला है, हिंदुओं मुसलमानों का, ये सिर्फ़ एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं है मुल्क के अंदर की, ये इंटरनेशनल मसला है। पूरे मतलब दुनिया में एक एक मुसलमानों पे इफ़ेक्ट हो रहा है, हर पूरी दुनिया में मुसलमान थे। ठीक है? उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन अगर एक साथ रह के काम करती है, मुसलमान और हिंदू एक साथ एस्टेब्लिश होते हैं, तो तब क्या होगा, हिंदू राज होगा, मुसलमानों का राज नहीं हो सकता। टेक्स्ट ऑफ अ रेज़ोल्यूशन, मतलब रेज़ोल्यूशन में क्या-क्या चीज़ें मेंशन की गई।
हिंदुस्तान में जो फेडरल सिस्टम था उसको मुसलमानों ने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई भी चेंज आएगा तो वो मुसलमानों से पहले अप्रूव होगा फिर आगे चलेगा। और जो ये रिलीजन है एनडब्ल्यूएफपी और ईस्ट नॉर्थ और मतलब साउथ ईस्ट साइड जो है जहाँ पर भी मुसलमानों की मेजोरिटी है उनको आज़ादी दी जाएगी। वो इंडिपेंडेंस रूल करेंगे क्योंकि बड़ी इंडिपेंडेंट है वो अपना खुद करेंगे। उन्होंने कहा और ये बात लास्ट में की कि मेजोरिटी जो छोटे तबके के ग्रुप हैं उन सबको जो है प्रोटेक्शन दी जाएगी। सिग्निफिकेंस में हम देखते हैं प्लान ऑफ अ फ्यूचर के मतलब उन्होंने क्या क्या प्लान बनाए। इस रेजोल्यूशन ने पाकिस्तान का तो मतलब नाम वो नहीं किया लेकिन एक रास्ता बता दिया मुसलमानों का पाथ कि हाँ मुसलमानों को एक अलग सेपरेट स्टेट चाहिए। ठीक है, दूसरा ये कि उन्होंने लड़ाई की, जंग की, अपनी अपनी आज़ादी के लिए फाइट की। उन्होंने कहा कि हम अपने हक के लिए लड़े, हमें एक सेपरेट मुल्क चाहिए। कोई भी लॉ प्रूफ होगा तो पहले मुसलमानों से चेक होकर जाएगा। इंडिपेंडेंस मतलब अपनी वही बात है अपने लिए आज़ादी के लिए उन्होंने कहा कि जहाँ-जहाँ मुसलमानों की मेजॉरिटी है वहाँ पर एक उनको आज़ाद गवर्नमेंट बनाने की इजाज़त दी जाए। और इसी सब से एक पाकिस्तान की बर्थ हुई। 1947 में फिर जाके एक स्टेट बनी जहाँ पर ये सारी चीज़ें मुसलमानों को दी गई। अच्छा, अब ये सब क्या था कि जब वॉर हो रही थी, वॉर 2 तो ब्रिटिश को बहुत ज़्यादा सोल्जर्स की ज़रूरत थी, तो उन्होंने हिंदू और मुसलमानों से कहा कि हमें कुछ अपने सोल्जर्स दो, लेकिन हिंदुओं ने इसके खिलाफ थे कि नहीं हम तुम्हारी मदद क्यों करें जब तुम हम पे रूल कर रहे हो, ठीक है? तो उन्होंने पहले क्या पॉइंट थे इसमें ये था कि उन्होंने एक एक्सक्लूसिव काउंसिल बनाई और उसको हटा के वो चाहते थे कि एक डिफेंस काउंसिल बन जाए जो कि उनकी प्रोटेक्शन करे। उन्होंने ये भी कहा कि जो छोटे ग्रुप्स हैं उन वो जो चेंजेस चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में हम वो चीज़ें भी सुनेंगे क्योंकि उनका अपना काम था ना, तो वो सारी बातें आराम से लोगों की मान रहे थे। मुसलमानों की भी, हिंदुओं की भी कि किसी तरह हमें सोल्जर दे दो, हमारी मदद कर दो। लेकिन मुसलमानों को ये अच्छा मौका मिला कि अगर हम इनकी मदद नहीं करेंगे तो यहाँ से भी छोड़ के हमें मतलब चले जाएँगे, इंडिया से अपनी हुकूमत छोड़ देंगे और हम इंडिपेंडेंट हो जाए। हिंदुओं को भी ये चीज़ थी और मुसलमानों को भी थी कि अगर इंडिपेंडेंस हो रही है तो हमें हमारी इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें पाकिस्तान चाहिए, सेपरेट मुल्क चाहिए। उन्होंने यहाँ तक कहा कि हम आपको पावर देंगे, डोमिनेंट पावर स्टेटस देंगे, तो आप लोग हमारी मदद करें। लेकिन उन्होंने एक मुसलमानों और हिंदुओं ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया 1940 से 1941 जिसमें यही था कि आप लोग हमें मतलब ये सब कॉन्टिनेंट इंडिया छोड़ के चले जाएँ यहाँ से। मुस्लिम लीग और उनका यही स्टिल यही एक एम था कि वो लाहौर रेज़ोल्यूशन पास हो जाए और हमें हमारी जो है वो आज़ादी मिल जाए। क्रिप्स मिशन नाम से ही देखिए ज़रा इंग्लिश टाइप का नाम है, तो ये इसमें सारी वही चीज़ें कि ब्रिटिश ने हिंदुओं को हेल्प की मतलब हेल्प माँगी, वो कहा कि आपको हम डोमिनेट कर देंगे, यहाँ तक कि आप लोग इंडिपेंडेंट हो जाएँगे, बस हमारी थोड़ी-सी जो है हमारी होगी रोल, बाकी सारा आपका हो जाएगा और हम जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन लीडर्स जो हैं, वो भी न्यू बनाएँ, आप लोग अपने हिसाब से चलाएँ, प्रिंसिपली स्टेट जो है, वो सारे भी पावर में आ जाएँ, आप लोग उसको चलाएँ। लेकिन ये सारी बातें मुसलमानों ने मतलब कांग्रेस और इंडिया मुस्लिम लीग दोनों ने इग्नोर कर दी कि नहीं, हम चाहते हैं कि बस आप छोड़ो और हमें इंडिपेंडेंट दो, आज़ादी दो, तब हम आपकी मदद करेंगे। 1942 में जब ब्रिटिश ये फेस कर रही थी ट्रबल, तो हिंदुओं ने एक क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया ब्रिटिश को इंडिया से निकालने के लिए। लेकिन मुस्लिम लीग ने ये ज्वाइन नहीं किया। क्यों? क्योंकि मुस्लिम वॉर जब फर्स्ट वॉर हुई थी तब भी हिंदुओं ने मुसलमानों को अपने साथ मिला दिया था और एंड पे इल्ज़ाम मुसलमानों पे लगा दिया था। तो इस दफ़ा वो होशियार थे और उन्होंने कहा कि नहीं अब हम आपका साथ नहीं देंगे, आप अपनी कैंपेन चलाओ और हम अपने लिए खुद लड़ सकते हैं। लास्ट में गांधी और जिन्ना की टॉक आती है कि उन्होंने बैठ के इस सारे मामले पे क्या बातचीत की। इन दोनों ने अपने ही मसले उठाए। गांधी कहता था कि नहीं हिंदुओं को जो है आज़ादी मिले और मुसलमान और हिंदू एक ही नेशन बन के हिंदुस्तान में रहे। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना को पता था कि नहीं अगर मुसलमान एक साथ रहे तो क्या होगा, वो हमेशा हम पे डोमिनेंट रहेंगे, हिंदू राज चलेगा और मुसलमानों की रूल फिर इग्नोर होंगे, तो हमें हमारा सेपरेट ही नेशन चाहिए। ठीक है, तो वो अपने लिए आज़ादी के लिए लड़े थे, वो अपना कह रहे थे। तो यहाँ पर ही हमारा लेक्चर खत्म होता है। बहुत इंपॉर्टेंट छोटा सा लेक्चर है, सारी वही बात है। वर्ल्ड वॉर का ही सारा किस्सा है कि वॉर हो रही थी, ब्रिटिश को मदद चाहिए थी, वो सारी पावर भी देने को तैयार थे हिंदुस्तान को, लेकिन हिंदू और मुसलमान एक ही चीज़ पे अड़े हुए थे कि नहीं हमें आज़ादी चाहिए, आप लोग हमारा मुल्क छोड़ के जाएँ। और मुसलमान यही कह रहे थे कि जब आज़ादी मिल रही है तो हमें हमारी आज़ादी दें, हमें इंडिया के साथ नहीं रहना, हम सेपरेट है। वो सारे उनके तशद्दुद वदश सब डाल दें कि इन्होंने क्या ज़ुल्म सितम किए, सब कुछ इसमें डाल दें और बस कंप्लीट करें इसको। यहाँ पर हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, इंपॉर्टेंट है, इसको एक दफ़ा सारे को खुद भी रीड करना और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट ज़रूर करें, इंशाल्लाह मैं आपको उसी टाइम रिप्लाई करूँगी। दुआ में याद रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।